नमस्कार। मंगल भाव 24 के इस मंच पे आज एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं शन्नु श्रीवास्तव इस मंच के माध्यम से बार बार अक्सर आपके पास आती हूँ एक सामाजिक मुद्दा लेकर के। बहुत सी समस्याएं, बहुत से मुद्दे ऐसे हैं जो हमारे व्यक्तिगत भी होते हैं, पारिवारिक भी होते हैं और उसका असर समाज पर भी पड़ता है। हमारे सामने जो मुद्दे होते हैं, अगर वो मुझे इस योग्य लगते हैं कि उसे मैं इस मंच पर लेकर आऊं, तो मैं इस मंच पे उसे ले आती हूं और अपने साथ जाने माने प्रतिष्ठित विचारकों को इस मंच पर आमंत्रित करती हूं, जिनके विचार के माध्यम से हम उन समस्याओं पर चर्चा कर सकें, उसके समाधान ढूंढ सकें। आज एक नया ट्रेंड चल चुका है हमारे समाज में, जो कि हमारे समाज को, हमारे परिवार को और व्यक्तिगत रूप से इंसान को तो प्रभावित कर ही रहा है। वह ट्रेंड है विवाह न करने का। विवाह न करना ये आज के युवा वर्ग का एक नया चलन चल चुका है। ऐसा क्यों हो रहा है? इससे हमारे परिवार पे, हमारे समाज पे क्या फर्क पड़ रहा है? युवा ऐसा क्यों सोच रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये बहुत विचारशील मुद्दा है। बहुत दिनों से मेरे मन में विचार चल रहा था। हमारे आसपास बहुत से परिवार ऐसे हैं, बहुत से युवा ऐसे हैं जो ऐसे निर्णय ले चुके हैं और उनके उन निर्णय से न उनका ही लाइफ प्रभावित हो रहा है, बल्कि उनके परिवार के सदस्य बहुत चिंतित हैं और इस पे काफ़ी वो परेशान है कि किस तरह से वो अपने घर के युवकों को, युवतियों को समझाएं जो इस डिसीजन से हटें और विवाह करने का निर्णय लें। इसी मुद्दे को लेकर आज मैंने अपने साथ देश के दो जाने माने प्रतिष्ठित विचारकों को आमंत्रित किया है। मैं उन्हें मंच पे बुलाती हूँ, उनसे आपका परिचय कराती हूँ और उसके बाद उनके विचार जानने की कोशिश करूँगी, उनसे समाधान जानने की हम कोशिश करेंगे कि ये जो ट्रेंड, ये चलन चल चुका है, बच्चे जो ये निर्णय ले रहे हैं वो किस प्रकार से घातक है, किस प्रकार से हानिकारक है और इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। आज हमने अपने साथ बुलाया है देश के जाने माने लाइफ एंड वेलनेस कोच संजीव पांडे जी को। सर, आपका इस हमारे मंच पे बहुत बहुत स्वागत है और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो हमारा आज का ये सामाजिक मुद्दा है कि विवाह से क्यों कतरा रहे हैं आज के युवा, इस पर आपका विचार हमारे दर्शकों को, हमारे व्यूवर्स को एक नई दिशा देगा और उन्हें समाज में, परिवार में जो इस निर्णय का असर पड़ रहा है उससे एक समाधान निकालने में आपके विचार बहुत योगदान देंगे। संजीव पांडे जी सिविल सर्विस ऑफिसर रह चुके हैं और अपने सिविल सर्विस के दौरान इन्होंने दिल्ली और दादर नगर हवेली में अलग अलग समय पर अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर अपनी सेवा दी है। सन 2011 में सर के जीवन में कुछ एक ऐसा परिवर्तन आया, एक ऐसा विचार इनके मन में उत्पन्न हुआ कि इन्होंने सिविल सर्विस छोड़ करके देश की सेवा या यूं कहूँ मानव सेवा की ओर अपना कदम बढ़ा दिया था और इन्होंने वहाँ से रिज़ाइन करके मनुष्य के जीवन को संवारने और संभालने के लिए वेलनेस कोच का रास्ता अपना लिया था। सर ने अपनी सर्विसेज छोड़ने के बाद लाइफ एंड वेलनेस कोच के रूप में काम करना शुरू कर दिया है। इस फील्ड में आने से पहले आपने बॉडी, माइंड, ब्रीथ एंड एनर्जी में कई वर्षों तक रिसर्च किया। 2011 से अब तक सर लाइफ एंड वेलनेस कोच के रूप में देश के लोगों के जीवन में प्रकाश भर रहे हैं। स्कूल, कॉलेज, ऑफिसेज और बहुत सारी संस्थाओं में वर्कशॉप कंडक्ट करते हैं। संजीव सर लाइफ मैनेजमेंट वेलनेस वर्कशॉप करते हैं, कारपोरेट सेक्टर्स में फाइनेंशियल लिटरेसी वर्कशॉप करते हैं, टीचर्स एंड स्टूडेंट्स फॉर बेटर कंटेंट के लिए वर्कशॉप करते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट्स वर्कशॉप्स करते हैं, मेंटर सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स एंड प्रोवाइड्स स्टेप्स बाय स्टेप्स गाइडेंस एंड इफेक्टिव लर्निंग टेक्निक्स के लिए
वर्कशॉप करते हैं। सर के वर्कशॉप्स ऑलमोस्ट हर फील्ड में होते हैं, बहुत सारी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। इनके बहुत सारे बड़ी बड़ी संस्थाएं इनके क्लाइंट्स हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ न्यू दिल्ली, डायरेक्टरेट ऑफ ट्रेनिंग UTCS एकेडमी दिल्ली, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, धर्मशिला नारायण हॉस्पिटल जैसे बड़े बड़ी संस्थाओं में इनके वर्कशॉप कंडक्ट होते हैं। इसके अलावा वेरियस एज ग्रुप्स के इंडिविजुअल्स और फैमिलीज़ के लोगों के साथ भी जुड़कर वो उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं, उनके जीवन को नई दिशा देते हैं। बहुत सारे सर के प्रोग्राम्स हैं जिनसे जुड़ करके लोग अपने जीवन में परिवर्तन लाते हैं और अपने जीवन को एक नई दिशा देते हैं। आज हम संजीव सर के माध्यम से इस मंच पे इस समस्या के समाधान के लिए रास्ता निकालेंगे जो युवाओं को एक नई दिशा देगा, जो इस विचार पे चल रहे हैं कि विवाह न करके भी हम अपना जीवन गुजार सकते हैं। इस बारे में विचार सर के हमारे लिए मायने रखेंगे। हमारे साथ आज दूसरी मेहमान है, दूसरी विचारक है सुधा आदेश जी। सुधा आदेश जी वरिष्ठ लेखिका हैं, वर्षों से लेखन के क्षेत्र में अपना योगदान दे रही हैं। सुधा आदेश जी BSc MA BEd के साथ ही इन्होंने MHM होमियो में किया है और अभी वो बेंगलोर में रहती हैं। 1968 से सुधा जी लेखन के कार्य से जुड़ी हुई हैं। इनके 14 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। साथ ही इनके 3 उपन्यास भी प्रकाशित हो चुके हैं, 1 काव्य संग्रह, 2 यात्रा वृतांत, 1 जीवन वृतांत, 2 बाल उपन्यास इनके प्रकाशित हो चुके हैं। इसके अलावा इनकी बहुत सारी पुस्तकें अभी विचाराधीन हैं। मैं इनकी कुछ पुस्तकों के नाम भी आप सभी को बताना चाहूँगी। इनके उपन्यास हैं अंततः, अपने अपने कारागृह, कोल इंडिया। काव्य संग्रह इनके हैं चेतना के स्वर। यात्रा वृतांत है कुछ चित्र मन के कैनवास से। जीवन वृतांत है याद करें कुर्बानी। इन्होंने 2 बाल उपन्यास भी लिखा है, मोबाइल में गाँव, मेम कहती हैं, 1 टुकड़ा धूप, वीरान मन के खंडहर, जलजला जैसे इनके कहानी संग्रह हैं। इसके अलावा देश के विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में इनकी कहानियाँ, लेख सब प्रकाशित होते रहे। बहुत सारे पुरस्कार और सम्मान इन्हें प्राप्त हो चुके हैं, जिसका चर्चा यहाँ करना बहुत मुमकिन नहीं हो पा रहा है क्योंकि समय बहुत ज़्यादा लगेगा। पर बाबू गुलाब राय सम्मान, सुभद्रा कुमारी चौहान सम्मान, लोपा मुद्रा सम्मान, बच्चन शशिगढ़ स्मृति रत्न सम्मान जैसे बहुत सारे पुरस्कार से अलंकृत हैं सुधा जी। आप दोनों का इस मंच पे आज बहुत बहुत मैं स्वागत करती हूँ। और अब हम अपने विचार, अपने मुद्दे पर आते हैं जो कि आज हमारे परिवार, हमारे समाज में एक अहम मुद्दा बनकर खड़ा है कि विवाह से क्यों कतरा रहे हैं आज के युवा। सचमुच ये बहुत विचारशील मुद्दा है जो कि हमारे परिवार पे इफ़ेक्ट डाल रहा है। तो मैं आप दोनों से जानना चाहूँगी सबसे पहले कि सचमुच ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसे कौन से कारण हैं जो आज के युवा इतना बड़ा निर्णय लेने के लिए बाध्य हो रहे हैं। तो मैं संजीव सर आपसे जानना चाहूँगी सबसे पहले, आपकी निगाह में ऐसे कौन से कारण हैं जिससे युवा इस निर्णय को ले रहे हैं। देखिए, समाज जो है जी, आवाज ठीक आ रही है? हाँ, अब ओके, ठीक है। जो समाज है, समाज की एक गति होती है जैसे व्यक्ति की गति होती है। तो जब समाज, जैसे जैसे समाज ग्रो करता है, समाज में बदलाव आते हैं। तो जो आज हम ये युवाओं का, ऐसा भी नहीं है कि ये अधिकांश युवा ऐसा सोच रहे हैं, क्योंकि जो जितना मुझे समझ में आया कि ऐसा नहीं है कि अगर हम कहें कि 70-80% युवा शादी नहीं करना चाहते हैं, बट फिर भी एक काफी बड़ा समूह है, काफी बड़ा एक परसेंटेज है जो विवाह से बचता है इस समय, चाहे वो युवक हो चाहे युवती हो। अगर हम समाज को देखें तो समाज में धीरे धीरे परिवर्तन आता है,
बदलते परिप्रेक्ष्य में बदलती डेफिनेशन चेंज होती हैं। फिर एक और चीज थी कि पहले जिस समय विवाह का एक जो ये संस्था बनी, उस समय जिसको हम बोलते हैं ग्लोबल विलेज, तो ग्लोबल विलेज नहीं था। उस समय एक क्षेत्र जो होता था वो अपने में एक आइसोलेशन में होता था। धीरे धीरे इंटीग्रेट हो गई चीजें। अगर हम पहले हम नेशनल लेवल पे देखें और आज की डेट में इंटरनेट के आने के बाद से अब न्यूयॉर्क में और दिल्ली में बैठने में कोई अंतर नहीं है। ये प्रोग्राम जो आप कंडक्ट करती हैं, इतना ये सशक्त माध्यम है आपका, ये प्रोग्राम दिल्ली, फरीदाबाद, बेंगलोर, जहां हम तीनों जने बैठे हैं, के अलावा दुनिया के किसी भी कोने में देखा जा सकता है। तो सोचिए कि जो रीच है, यानी रीच से मतलब क्या है कि जो विचारों का जो प्रभाव है वो कहां तक गया। जो कारण है आवाज ठीक है? जी बिल्कुल सही है। ओके ओके। तो बच्चों का जैसे जैसे समाज बदलता है, व्यक्तिवाद बड़ा है। तो जो शादी है वो बेसिकली एक इंडिविजुअल अफेयर नहीं है, कभी भी नहीं था। शादी इंडिविजुअल एज वेल एज पारिवारिक, सामाजिक अफेयर है। तो जब इंडिविजुअलिज्म बढ़ता है तो ये वाला जो निर्णय है कई बच्चे लेना शुरू करते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस हो जाती है। अपनी जो एक वो है कि व्हाट इज देयर फॉर मी, मेरे लिए क्या, मैं प्रधान होता जाता हूं, वो वाला जो व्यक्तिवाद होता है वो बढ़ता है। जो हमारे सोशल नॉर्म्स हैं वो चेंज होते जाते हैं। तो ये वाले जो कारण हैं, इसके कारण ये बच्चे विवाह ना करने का निर्णय ले लेते हैं और उसके बहुत सारे फॉलोआउट्स हैं। ऐसा नहीं है कि ये कोई सिंपल डिसीजन नहीं है। और फिर एक और चीज है कि जैसे जो आज की डेट में अगर आप देखें, पिछले अगर हम 30 साल का डेटा उठाएं तो डिवोर्स के रेट्स काफी बढ़ गए। तो बहुत सारे मेरे ही मित्र हैं जिनके बच्चे केवल इस बात से अभी शादी करने में डर रहे हैं कि कानून ऐसा है कि कितनी बारी मैं फंस जाऊंगा कहीं। अब ये जो डर है ये कहीं ना कहीं विवाह करने से रोकता है। तो बहुत सारे ये बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ रीजंस निकल के आते हैं विवाह ना करने के। अनम्यूट करना पड़ेगा शनु जी, आप शायद म्यूट हैं। हाँ जी सर, जो बात अभी आपने लास्ट में कही कि जो कानून बने हुए हैं, जो कानून तो बने थे स्त्रियों की सुरक्षा के लिए, लेकिन अब दुर्भाग्यवश उस कानून का दुरुपयोग स्त्रियों के ही द्वारा किया जा रहा है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हम सबके सामने हैं जहाँ पे महिलाओं ने उन कानून का सदुपयोग करने के बजाय दुरुपयोग करके अपने ससुराल वालों को, अपने पति को प्रताड़ित करने की कोशिश की है, उन्हें सजा दिलाने की कोशिश की है। तो ये भय आजकल के युवाओं में। अच्छा, एक चीज़ जो और हमने और आप सबने भी ये नोट किया होगा कि विवाह न करने का निर्णय ज़्यादातर आजकल के लड़के ले रहे हैं। लड़कियों की संख्या ऐसी ज़्यादा नहीं है जो विवाह नहीं कर रही हैं, ऐसी लड़कियां भी हैं, बट लड़के इस बात से घबरा रहे हैं। और मैंने घबराहट शब्द यूज़ किया तो शायद ये इसीलिए है कि वो शादी नहीं कर रहे हैं, कुछ उनके अंदर डर है। कहीं डर ये जो तलाक के केसेस बढ़ रहे हैं वो है, कहीं डर उन्हें गलत केसेस में फंसा करके सजा दिलाने का, परिवार को एक इमोशनल परेशानियों में डालने का जो एक डर है वो है। तो सुधा जी, आप क्या इस बात से सहमत हैं कि ये जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, विवाह न करने का निर्णय लिया जा रहा है, उसके पीछे कहीं जो हमारे स्त्रियों के सुरक्षा के लिए बने कानून थे उनका दुरुपयोग जो किया जा रहा है, कहीं ये डर है लोगों के मन में? अनम्यूट कर लीजिए आप सुधा मैम अपने आप को। आवाज आ रही है? हाँ अब आ रही है, आप बोलिए। हाँ, ये जो स्त्रियों के सुरक्षा के लिए जो कानून बने हैं ये भी एक हद तक जिम्मेदार है, क्योंकि कुछ ऐसे केसेस भी हुए हैं कि अपराधी ना होते हुए लड़कियों को अपराधी बना दिया जाता है। कभी कभी उनके परिवार को भी प्रताड़ित किया जाता है, बिना सुने उनको जेल भिजवा दिया जाता है या उनके पास धाराएं लगा दी जाती हैं। तो ये भी एक कारण है।
लेकिन सिर्फ यही कारण नहीं है विवाह में अरुचि का। इसका मुझे लगता है कि जो आजकल जो युवा हैं उनके मन में जो विवाह के प्रति अरुचि पैदा हो रही है, उसका कारण एक ये है कि आजकल उनमें आर्थिक असुरक्षा ज़्यादा है, क्योंकि सभी लोग आजकल ज़्यादातर युवा बड़े बड़े नेशनल इंटरनेशनल कंपनीज में बड़े बड़े पैकेजों पर काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर हमेशा उनके सिर पर एक तलवार लटकी रहती है। अगर वो अपना टारगेट पूरा नहीं कर पाते तो कभी भी उनकी छटनी हो सकती है। तो एक ये असुरक्षा का कारण है जिसकी वजह से वो विवाह के प्रति जल्दी निर्णय नहीं ले पाते, और एक है कि वो चाहते हैं कि विवाह से पूर्व भी उनका आर्थिक स्वावलंबन में रहें, माता पिता पर डिपेंड ना करें। आर्थिक स्वावलंबन से उनका अर्थ है कि उनका मोटा बैंक बैलेंस हो, घर हो। पहले तो जैसे हम लोग के समय होता कि हम कोई होती थी तो हम सोचते थे कि हम कुछ बचत करेंगे तो खरीदेंगे। आजकल तो इतनी सारी फैसिलिटीज़ हैं उनके पास, लोन मिल जाता है उनको, तुरंत मिल जाता है, तो उनको लगता है लोन लो और फिर सारी फैसिलिटी इकट्ठी कर लो। और फिर वो लोन जब इतना ज़्यादा हो जाता है तो उनको लगता है कि अरे हमारे पास तो कुछ बच ही नहीं रहा है। तो ये भी एक उनका कारण है। तो और फिर उनको लगता है कि अगर हम क्या नाम है विवाह कर लेंगे तो जैसे कि आजकल बच्चों को कितना भी मिले वो हर साल भर में 2 साल में अपनी कंपनी चेंज करना चाहते हैं, जहाँ भी उन्हें अच्छा प्रपोजल मिले। तो एक ये भी है कि उनको लगता है कि अगर हम पारिवारिक दायित्व में बंध जाएंगे तो वो कठोर निर्णय नहीं ले पाएंगे। वो मतलब अपने जॉब को छोड़ के दूसरे जॉब में, क्योंकि उनकी जॉब में अनिश्चितता बनी रहती है। तो एक मुझे लगता है ये भी बहुत बड़ा तो आजकल स्थायित्व प्राप्त करने में ही बच्चों को 30, 32, 34, 35 साल लग जाता है, और तब तक उम्र इतनी हो जाती है कि प्रॉपर मैच मिलना भी मुश्किल है। जी बिल्कुल सहमत हूँ आपकी बात से। सुधा मैम की बात भी मुझे काफ़ी हद तक बिल्कुल सही लग रही है, क्योंकि आजकल जो हम देख रहे हैं कि आजकल के युवा वर्ग के लिए फाइनेंस इतनी बहुत बड़ा एक टारगेट बन चुका है। कमाना कमाना कमाना, ज़्यादा पैकेज होना, ज़्यादा बड़ी पोस्ट होना, इसको बहुत ज़्यादा वैल्यू देने लग गए हैं। जो हमारा समय था आज से 25-30 साल पहले का जो वक्त था, वहाँ पे पहले होता था कि नौकरी लग गई, एक ये वाक्य हुआ करता था, नौकरी लग गई। अब उसके बाद अगला काम था शादी होना, चाहे वो लड़के हो या लड़की। और आजकल नौकरी लग गई ये सेंटेंस कभी कंप्लीट होता ही नहीं है, क्योंकि नौकरी से कभी बच्चे सेटिस्फाइड हो ही नहीं रहे हैं आज, क्योंकि उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हो गई हैं। पहले था कि जॉब के लिए ज़्यादा लड़का डॉक्टर है, लड़का इंजीनियर है, लड़का बैंक में है, लड़का रेलवे में, ऐसे ही था। आजकल की जो इतनी सारी जो MNCs हो गई हैं उसकी वजह से अपॉर्चुनिटीज़ इतने ज़्यादा हो गए हैं कि सेटिस्फैक्शन लेवल जो है वो कभी सेटिस्फाइड हो ही नहीं रहा है। तो ये भी मुझे एक बहुत बड़ा इशू लगता है। सच बात है बिल्कुल कि बच्चे ग्रोथ करना चाहते हैं और करते रहना चाहते हैं, कभी ऐसा लगता ही नहीं कि हाँ मैंने अपना गोल अचीव कर लिया है। तो सर आप कहाँ तक सहमत है इस चीज़ से कि युवाओं को ये चीज़ भी भटका रहा है, रोक रहा है विवाह जैसी जिम्मेदारी में बंधने से? आपने बहुत ही सही मुद्दे को पकड़ा है, क्योंकि जो इस समय जो कंटेंटमेंट का अभाव, जो हम पहले जैसे आपने बोला ना कि नौकरी लग गई तो एक शांति होती थी, चलो सेटल हो गए। आज की डेट के जो बच्चे हैं वो कभी भी सेटल्ड फील नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो शिकार हैं कंज्यूमरिज्म का। जो ये जो हर दूसरे पल जो नई नई चीजें आती हैं, अब आप देखिए सितंबर के महीने में एप्पल अपना नया मॉडल लॉन्च करता है, अब होने वाला है। तो क्या है, ये एक रेस लगी हुई है कि हर साल आपको नया एप्पल का फोन लेना है। ऐसे केवल यही एप्पल की फोन की तो मैंने एग्जांपल दिया है,
लेकिन ऐसा हर चीज में है। तो क्या है, जब आप रेस में रहते हैं तो आप सेटिस्फाइड हो ही नहीं सकते। आप में वो संतोष की भावना कभी आएगी नहीं कि भाई मैं सेटल हो गया, बहुत हो गया, घर हो गया, गाड़ी हो गई। नहीं, गाड़ी भी हो गई तो फिर बड़ी गाड़ी, क्योंकि दूसरों ने बड़ी गाड़ी ले ली है। तो ये जो रेस में लगे हुए हैं, इससे भी कहीं पर सेटल होने की फीलिंग नहीं आती। और अगर सेटल्ड होने की फीलिंग नहीं आएगी तो वो आदमी अपने को सक्षम नहीं मानता कि मैं अब शादी लायक हो गया हूं, कि अब मेरे चलो कुछ गोल्स मीट हो गए हैं, फाइनेंसेस हो गए हैं, क्योंकि फाइनेंसेस लगातार ड्रेन हो रहे हैं। तो ये जो आपने मुद्दा उठाया है बिल्कुल सही मुद्दा है। लेकिन केवल यही नहीं है, अगर आप इसको दूसरे ढंग से देखें तो शादी के लिए क्या चाहिए, और जो क्या चाहिए से मेरा मतलब यहां पर भौतिक चीजों से नहीं था। क्या चाहिए मतलब कि शादी, चूंकि अगर आप दो व्यक्ति साथ में रहते हैं तो व्यक्तिवाद को कहीं ना कहीं आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, गिव एंड टेक का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। इस समय व्यक्ति का जो ईगो है, या मैं जो सही हूं, या जो मेरी आदतें हैं, मैं उनसे बच नहीं होना चाहता, मैं उनसे बिल्कुल भी हटना नहीं चाहता, मैं तो ऐसा ही रहूंगा, मेरे साथ एडजस्ट करना पड़ेगा। यानी आपस में ना तो बच्चों में इस समय जो है जैसे पेशेंस की कमी है, क्योंकि हम सब बच्चे हैं ना हमारे, वो मैगी जनरेशन है, हर चीज 2 मिनट में चाहिए। तो वो जो एक पेशेंस ना होना, इससे भी वो डर लगता है कि यार कैसे रहूंगा मैं, या मैं कैसे एडजस्ट करूंगी। लड़की को लगता है कि मैं कैसे, बड़ा अननोन सा, लड़की तो घर छोड़ के जा रही होती है, तो बिल्कुल एक एलियन एटमॉस्फेयर में कैसे रहूंगी मैं। तो ये सारी चीजें भी रोकती हैं। और साथ साथ जो हमने रेस वाली बात बोली, बहुत सारे, मैंने इसलिए शुरू में बोला कि स्पेक्ट्रम ऑफ रीजंस निकल के आते हैं कि ना करने का। क्योंकि जो एक और चीज है जो समाज में इस समय हो रही है, कि जो रिलेशनशिप शादी पे डिपेंडेंट है ही नहीं। हमारे टाइम में रिलेशनशिप शादी पे डिपेंडेंट थी, कि अगर शादी जब तक नहीं है तब तक लड़का लड़की के बीच में नॉर्मली रिलेशनशिप नहीं होती थी, और साथ रहने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। आज की डेट में जब हम लिव इन रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, बहुत सारे लड़के लड़कियां रह रहे हैं साथ में बिना शादी के, तो शादी के पर्पस वाली बात तो खत्म हो जाती है। तो ये एक नया चेंज है, जिसके कारण भी शादी की जो नीड है, या एक उसकी आवश्यकता थी, वो भी खत्म हो गई है। जी, बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही आपने। आपकी बात से मैंने दो बात देखी। एक तो आपने लिव इन रिलेशनशिप की बात उठाई, और दूसरी बात उठाई आपने सेक्रीफाइस और एडजस्ट करने वाली जो बात थी। तो लिव इन रिलेशनशिप वाला जो कॉन्सेप्ट अब चल निकला है, ये सचमुच दो रीजन से, या तो लड़के लड़कियां शादी नहीं करना चाह रहे हैं इसलिए ये लिव इन रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट उठा है, या ये कॉन्सेप्ट उठ गया इस वजह से शादी नहीं कर रहे हैं। एक तो ये बात हो गई। दूसरा ये मैटर कि सेक्रीफाइस करना और एडजस्ट करना, ये जो आज से 25-30 साल पहले, हम जाए ज़्यादा नहीं, 30-35 साल जो हमारी शादियों का समय था, उस समय जाए तो उस समय एडजस्टमेंट वर्ड जो है वो लड़कियां ज़्यादा करती थी, सेक्रीफाइस लड़कियां ज़्यादा करती थी। ससुराल में जाने के बाद चाहे उन्हें किसी तरह से प्रताड़ित किया जा रहा हो, किसी तरह से उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जा रहा, कुछ भी किया जा रहा हो, शादी हो गई, ससुराल चली गई, फिर उन्हें एडजस्ट करना ही होता था। इवन मायके में भी फिर उनको वापस बुलाने के लिए इतना सपोर्ट नहीं मिलता था। यही सीख दी जाती थी कि शादी हो गई, वहाँ एडजस्ट करो। तो इस तरह से रिलेशन जो शादी के बाद बन गया वो चलता रहता था, लड़कियां बर्दाश्त करती रहती थी, चलता रहता था, चाहे वो सुखी है चाहे दुखी हो, वो खींचती थी गाड़ी को। लेकिन अब ये 25-30 सालों में जो एक बूम आया है एजुकेशन, लड़कियों के सेल्फ डिपेंडेंट होने का, उनका अपने पैरों पे खड़े हो जाने का, आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने का, इसकी वजह से ये जो सहन करने की क्षमता, सेक्रीफाइस करने की और एडजस्ट करने की क्षमता जो थी, वो लड़कियों ने जानबूझकर शायद थोड़ा कम कर दिया है। एक बराबरी का दर्जा हासिल करने के बाद उनके मन में ये भाव आ गया है, और अच्छी बात है कि वही क्यों बर्दाश्त करें, वही क्यों सहें। तो क्या लड़के इस बात से भी क्या लड़कों के अंदर सहन शक्ति कम है, सेक्रीफाइस करना नहीं जानते हैं? ये क्या इस वजह से वो इस रिश्ते में बंधना ही नहीं चाहते हैं कि औरतें या लड़कियां ही सेक्रीफाइस करें, हम क्यों करें? क्या ये भी कोई रीज़न है? क्या ये कारण है कि सेक्रीफाइस करने का
जिम्मा महिला वर्ग के लिए ही है कि तुम नहीं करोगे तो शायद गाड़ी बराबर चल नहीं पाएगी, तो इससे अच्छा कि भाई हम बंधन में बंधे ही ना। तो ये दोनों लिव इन रिलेशनशिप शुरू हो जाने से शादी नहीं हो रहे हैं, या शादी नहीं हो रहे हैं, शादी नहीं करना चाह रहे हैं, इसलिए लिव इन रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट क्रिएट हुआ है। और दूसरा, सेक्रीफाइस करना, लड़कियों ने बर्दाश्त करना छोड़ दिया है, वो अपने ऊपर किसी तरह का अत्याचार बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। इस वजह से लड़के डर रहे हैं कि भाई हम तो डोमिनेट करेंगे, अगर वो सामने वाली डोमिनेट नहीं हो रही है तो फिर कैसे चलेगा आगे। तो क्या ये, इस बारे में आप दोनों की राय मैं जानना चाहूँगी, क्योंकि सर आप मेल को अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर पाएंगे, और सुधा मैम आप फीमेल को, आप दोनों की राय इस बारे में जानना चाहूँगी, कृपया बताइए। सर आप ही शुरू करिए पहले, फिर उसके बाद सुधा मैम की राय जानेंगे। सुधा जी वरिष्ठ हैं, मैं तो उनका विचार अरे नहीं, ठीक है सुधा मैम, आप पहले बताइए कि क्या ये कहीं कहीं ये टकराहट है कि पहले महिलाएं सेक्रीफाइस करती थी, एडजस्ट करती थी, आज सेल्फ डिपेंडेंट है, वो भी बराबर कमा रही है, बराबर की क्षमता उनके अंदर हर तरह की है, तो क्या वो भी ये तय कर चुकी हैं कि हम किसी तरह से एडजस्ट नहीं करेंगे, हम अपने ऊपर किसी तरह का दबाव बर्दाश्त नहीं करेंगे, वो फैमिली में एडजस्ट नहीं कर रही हैं, इसका प्रभाव भी शादी के मामले पर पड़ रहा है? क्या औरतों का सेक्रीफाइस करना बहुत मायने रखता है परिवार को बनाए रखने के लिए? देखिए, जहाँ तक विवाह में सामंजस्य बहुत बड़ी चीज़ है। अगर हम आपस में सामंजस्य नहीं स्थापित कर पाते हैं, तो विवाह रूपी संस्था, मतलब विवाह करने का कोई मतलब नहीं है। तो ये बात तो सही है कि पिछले कुछ वर्षों में जहाँ जागरूकता पैदा हुई है स्त्रियों में, वो अब दबना नहीं चाहती। वो कहती है हम किसी से कम नहीं। मतलब वो जब बराबर के पढ़े हुए हैं, बराबर की सैलरी है, बराबर का है, तो आजकल तो मैं देखती हूँ कि काम भी डिवाइड हो जाते हैं, कि ये भी होता है कि भाई तुम ये काम करो, मैं ये काम करूँ। जो आजकल के रिसेंटली जो कपल में देख रही हूँ मैं, तो ये तो एक बहुत बड़ा चेंजेस आया है कि स्त्रियां बराबरी करने लगी हैं। लेकिन और स्त्रियां तो मन से बढ़ी हैं, मतलब स्वभाव से, मन से आगे बढ़ी हैं, लेकिन पुरुष अपनी सोच को उतना नहीं बदल पाए हैं। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही होती है। अगर पुरुष भी अपना थोड़ा समय के साथ अनुसार अपनी सोच को बदलें, तो सामंजस्य करने में दिक्कत नहीं आएगी। तो क्या, तो मेन प्रॉब्लम ये है कि वो कहती हैं कि जब वो सोचती हैं विवाह करने से के लिए तैयार होने से पहले उनके मन में सैकड़ों प्रश्न रहते हैं, क्योंकि ये मातृत्व स्त्री का एक अधिकार है, वो सिर्फ स्त्री ही इसको करती है। तो मेन प्रॉब्लम होती है कि उसको अपने अपने कैरियर को ब्रेक देना पड़ता है कुछ पलों के लिए। वैसे तो आजकल पितृत्व और मातृत्व अवकाश मिलते हैं, लेकिन 3-4 महीने ही मिलते हैं, लेकिन बच्चे को पालना कितना भी कहें ये स्त्रीचित गुण है, तो इसको पुरुष उतनी अच्छे से नहीं निभा सकता है। लेकिन स्त्री यहाँ समझौता नहीं करना चाहती है। कभी कभी उसको लगता है कि हमारा जो कैरियर है उसको ब्रेक क्यों लगे, क्योंकि यही समय तो है कि हम ऊंचाइयों पर जा सकते हैं। जब पुरुष जिस चीज़ को इतना महत्व देता है तो हम क्यों न दें, जबकि हमने उतनी पढ़ाई की है और कहीं कहीं बराबर का हम सैलरी ले रहे हैं, कमा रहे हैं, तो वो पुरुष का बराबर योगदान चाहती है, लेकिन वो उसको नहीं मिलता है तो फ्रस्ट्रेशन आता है। अगर जहाँ दोनों में सामंजस्य स्थापित हो जाता है, दोनों थोड़ा थोड़ा सहयोग करते हैं, तो वहाँ गृहस्थी सुचारू रूप से चलती रहती है। तो पुरुष को भी बदलना पड़ेगा। जैसे कि जो मेरा आंकलन है। सर की बारी है। पुरुष का पक्ष सर रखेंगे कि क्या सुधा मैम ने जो कहा वो सच है? आप भी ये महसूस करते हैं कि पुरुष वर्ग को बदलना चाहिए, लेकिन वो अभी बदल नहीं पा रहा है? हालांकि बदल रहा है, बहुत जगहों पे हमने देखा है
कि जो मैम ने कहा कि मिल के काम करने का कॉन्सेप्ट है, मिल के काम कर रहे हैं, घर गृहस्थी दोनों मिल के चला रहे हैं। जो लड़के एक गिलास पानी नहीं लेते थे अब घर में बर्तन भी धुल रहे हैं। बहुत चेंज है, बट फिर भी कितना, और क्या सचमुच आप भी ये महसूस करते हैं कि यही डर लड़कों को पीछे हटा रहा है कि वो सेक्रीफाइस करने को तैयार नहीं है? बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप शन्नो जी। जो बर्तन मांजने वाली बात है ना, और घर के काम करने वाली बात, यहाँ तक कि बच्चे की डायपर चेंज करना, ठीक है, ये भी बिल्कुल चेंज आ चुके हैं। लेकिन देखिए, जो पैट्रियार्की है ना, यानी पुरुष प्रधान जो हमारा समाज रहा है सदियों से, उस मनोभाव को चेंज करना आसान काम नहीं है। और जो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, चलिए इस बात से पहले। मैं इतने सालों से लोगों के साथ काम कर रहा हूं, मैं लोगों को कोच करता हूं, इंडिविजुअल लेवल पे भी, फैमिली लेवल पे भी। मेरे पास सैकड़ों लोगों से मैं इस बीच इतने सालों में मिल चुका हूं, शायद हजारों में हो गया होगा। लेकिन अगर मैं प्री मैरिटल काउंसलिंग के केसेस देखूं तो शायद 20 लोग भी मैं याद नहीं कर सकता हूं जिनको मैंने पिछले 13-14 सालों में प्री मैरिटल काउंसलिंग के बारे में मेरे पास गाइडेंस के लिए कोई आया हो। अब आप इसको इस ढंग से समझिए कि आपका बच्चा अगर आईआईटी की तैयारी करता है, नीट की तैयारी करता है, सिविल सर्विस की तैयारी करता है, कैट की तैयारी करता है, तो आप कोचिंग लेते हैं, आप लाखों रुपया खर्च करके कोचिंग लेते हैं, निकलने की गारंटी नहीं है उसकी, तब भी आप कोचिंग लेते हैं। शादी जैसी चीज में जहां पर आपकी लाइफ बिल्कुल परिवर्तित होनी है और एक सकारात्मक रूप से आप उसको जीवन को जी सकते हैं, चाहे वो अपने व्यक्ति के लेवल पे हो, इंडिविजुअल लेवल पे हो, चाहे फैमिली लेवल पे हो, चाहे सामाजिक या अंतरराष्ट्रीय लेवल पे भी क्यों ना हो, वो इकाइयां वही हैं। कितने लोग हैं जो शादी की तैयारी करते हैं? मैं तैयारी का मतलब प्री वेडिंग शूट की बात नहीं कर रहा हूं। कितने लोग हैं जो समझ के तौर पे शादी की तैयारी करते हैं? मेरे पास 20 एग्जाम्पल भी नहीं है पिछले 13-14 सालों में जिन लोगों ने मेरे को कांटेक्ट किया हो कि भाई शादी करने जा रहे हैं, क्या होने वाला है। हम तैयारी करना ही नहीं चाहते, क्योंकि इंडिया में एक जो चीज है कि जो नॉलेज इंडस्ट्री है उसकी अभी लोगों को वैल्यू समझ में नहीं आई है। आप अभी 50,000 रुपए का फोन लेने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन 50,000 रुपए का ज्ञान लेने को तैयार नहीं होते। तो ये जो चीज है, अब वापस आते हैं पुरुष की बात पे। पुरुष को जब भी फैमिली, किसी भी हर फैमिली का, जैसे हमारे वहां वैसे भी क्या है कि पुत्र के प्रति ज्यादा, हमारी ये ओरिएंटल पूरे, ये चाइना में भी है, इस पूरे विश्व के इस हिस्से में ज्यादा है, वैसे वेस्ट में भी है, थोड़ा यहाँ ज्यादा है। हमारे वहां पुत्र को ज्यादा वैल्यू दी जाती है। तो शुरू से ही बेटा जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट मेंबर हो जाता है घर का। हम बच्चे को सिखाते ही नहीं कि स्त्री को कैसे डील करना है। जितने भी अभी कलकत्ता का जो किस्सा हुआ उसमें भी यही तो हम बात कह रहे हैं कि गलती लड़की से ज्यादा लड़के की है भाई, कि आप स्त्री का सम्मान सिखाते ही नहीं हो अपने बच्चे को। तो वैसे ही हम अपने बच्चे को, जब लड़के की शादी की बात हो रही है, तो बाप, कितने बाप हैं जो अपने बेटे को थोड़ा सा कोच करते हैं शादी के लिए, बाप को अगर आता हो तो। ये जो चीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने का, कि जो पुरुष है वो सामंजस्य तब बिठाएगा जब उसको समझ में आएगा कि वो यहां पर सीनियर पार्टनर नहीं है। पुरुष शादी में सीनियर पार्टनर नहीं है। हम यहां पर इनफैक्ट हम इक्वल की बात ही नहीं कर रहे हैं कि किसके राइट्स ज्यादा हैं, राइट्स की हम बात ही नहीं करना चाहते। हम ये बात कर रहे हैं कि भाई आपको एक यूनिट को सक्सेसफुल बनाना है, एक एक्सपेरिमेंट को सक्सेसफुल बनाना है, तो इसमें कोई ईगो नहीं आना चाहिए। लेकिन ये कहना बहुत आसान है। मैं भी जो कह पा रहा हूं, मेरी शादी को 27 साल हो गए, मैंने भी बड़ी मूर्खताएं की हैं, लेकिन क्या होता है, आदमी को अपनी मूर्खता से सीखना होता है। तो शायद मैं कुछ सीखी भी बात को भी बोल रहा हूं। अगर मुझे दोबारा से जीवन को जीने का मौका मिले तो शायद मैं वो मूर्खताएं ना करूं। लेकिन द पॉइंट इज कि क्या हम कोचिंग ले रहे हैं, क्या हम सीख रहे हैं कि शादी जैसे बंधन में बंधने के लिए जो जो हमें सीखना चाहिए, जो प्री रिक्विजिट्स हैं, वो हमें पता है कि क्या हमारे साथ क्या इमोशनल चेंजेस होने हैं, क्या हमारे रिश्तों में किस तरह के चेंजेस होने हैं। ये सारी चीजें हमें सशक्त बनाती हैं अगर हमें पहले से पता हो। फाइनेंसेस कैसे मैनेज करने हैं, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। स्त्री को, अपनी वाइफ को कितनी स्पेस देनी है, क्योंकि आप देखिए किसी भी शादी में देखिए, शादी के कुछ सालों बाद इट बिकम्स ए कंट्रोल गेम।
पति पत्नी को कंट्रोल कर रहा होता है और पत्नी पति को कंट्रोल कर रही होती है, पूरी एनर्जी कंट्रोल करने में लगी हुई है। तो शादी की जो एक सार्थकता थी, जो शादी के बाद जो दो व्यक्ति जो साथ में आए, साथ में दे चोज टू लिव टुगेदर, वो जो वहां से जो वो एक अलग तरह से उनके जीवन में कुछ चीजें फलीभूत हो सकती थी, वो फलीभूत तो हो ही नहीं रही, क्योंकि एनर्जी गलत जगह पे जा रही है। तो ये सारी चीजें हैं सोचने वाली। तो ऑफ कोर्स सामंजस्य होना चाहिए, और पुरुष को ज्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि वो ज्यादा रोल बाउंड हैं, वो उन रोल्स में ज्यादा हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि स्त्री को नहीं है, क्योंकि स्त्री भी आज की डेट में स्त्री पुरुष जैसी होती जा रही है, इसको अन्यथा ना लें। क्योंकि जो अगर हम फेमिनिज्म की भी बात बोलते हैं, तो पुरुष की बराबरी वाली बात नहीं, क्योंकि पुरुष की बराबरी वाला इशू है नहीं, ये गलत थ्योरी है कि पुरुष की बराबरी करनी है। ना पुरुष स्त्री के बराबर है, ना स्त्री पुरुष के बराबर है। यहां पर बराबरी की बात ही नहीं है, क्योंकि कंपीट नहीं कर रहे हैं आप किसी से। हम पूरक हैं, स्त्री पुरुष एक दूसरे का पूरक है। जैसे ये उंगलियां जा रही है ना ऐसे, ये पूरक है, ये लड़ाई की जरूरत नहीं है यहाँ पे। तो कुछ चीजों में पुरुष ज्यादा सक्षम होता है, कुछ चीजों में स्त्री ज्यादा सक्षम होती है। तो अगर हम पूरकता के सिद्धांत पे काम करते हैं, तो कोई भी रिलेशनशिप अच्छी चलेगी। वो सीखना पड़ेगा, क्योंकि हम सभी नहीं होते। जी, बिल्कुल सही कहा आपने सर। और मैं सहमत हूँ बिल्कुल इस बात से कि ये जो विवाह का बंधन है वो किसी एक के चलाने से नहीं चलना है। जहाँ जो परिवार एक आदर्श स्थापित करता है समाज में अपने बच्चों के सामने, वहाँ जहाँ पति पत्नी दोनों एक दूसरे को सम्मान देते हैं, एक दूसरे को बराबर का दर्जा देते हैं, वही परिवार अपने बच्चों के सामने एक आदर्श स्थापित करता है और समाज में एक प्रॉपर सम्मान पाता है। लेकिन प्रॉब्लम यहीं पे मेरा जो एनालिसिस अभी तक का है विवाह से कतराने वाला, वो प्रॉब्लम अभी मुझे यही नज़र आती है कि एक समय था लड़के डोमिनेट करते थे और लड़कियां डोमिनेट हो जाती थीं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि इसके आगे भी वो कुछ कर सकती हैं। उन्हें पता था, उन्होंने ये एक्सेप्ट कर लिया था कि हमारी यही लाइफ है। लेकिन आज उस चीज़ों को वो ये सीख चुकी हैं, समझ चुकी हैं, उनके अंदर ये कैपेबिलिटी आ चुकी है कि वो बिना शादी किए भी रह सकती हैं। वो सक्षम है पूरी तरीके से फाइनेंशियली। जो पहले औरतें बर्दाश्त करती थी, शायद वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट थी, इस वजह से वो बर्दाश्त ज़्यादा कर लेती थी। अब वो फाइनेंशियली डिपेंडेंट नहीं है, इस वजह से वो बर्दाश्त नहीं कर रही हैं। यही एक ऐसी चीज़ है, जब दोनों बराबर का कमा रहे हैं, बराबर से कैपेबल हैं, तो दोनों ही बराबरी का दर्जा चाह रहे हैं। तो जरा सा ये बात तो सही है कि थोड़ा सा एडजस्टमेंट दोनों ही को करना पड़ेगा। जो एक पहले एक जुमला बहुत चलता था, तुम करती ही क्या हो, तुम्हें आता ही क्या है, चूल्हे चौके के अलावा, घर गृहस्थी के अलावा तुमने सीखा ही क्या है। तो इन शब्दों को औरतों ने, खास करके जो आजकल की लड़कियां, उनकी माँ ने पकड़ लिया है, क्योंकि माँ ने ये शब्द बहुत बार सुने हैं अपने पति के मुंह से कि तुम करती ही क्या हो, तुम्हें आता ही क्या है, चूल्हे चौके के अलावा, घर गृहस्थी के अलावा। तो ये मन में एक भाव बन चुका है कि ये बहुत गलत, मतलब निकृष्ट सा काम है। चूल्हा चौका करना, खाना बनाना, ये बहुत घटिया सा काम है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो उन्होंने अपनी लड़कियों को ये सीख दे दी कि इससे हट जाओ, आगे बढ़ो, जो काम लड़के कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, बाहर जाके रुपए ला रहे हैं, वही सीखो, इससे हट जाओ। और अब जाके सारी टकराहट उसी चूल्हे चौके को लेकर हो गई है। लड़के चूल्हे चौका करना नहीं चाहते हैं और लड़कियों ने करना छोड़ दिया है। तो ये टकराहट ही आजकल के परिवार को, क्योंकि शादी के बाद शायद काम करना पड़ जाएगा, घर में मदद करनी पड़ेगी, इससे अच्छा है कि शादी ही ना करो, झंझट ही ख़त्म है। क्या लगता है आप लोगों को? मेरा एनालिसिस सही है? सुधा मैम, आप बताइए पहले। अनम्यूट कर लीजिए मैम आप अपने आप को। जो आपने कहा कि बच्चों के मन में आ रहा है इससे शादी ही ना करो, ये सोच मुझे लगता है ठीक नहीं है। क्योंकि ये हम बच्चों ने जो ये अवश्य देखा होगा कि उनके घरों में माता को दबाया गया, या माता ने अपनी बेटी को ये शिक्षा दी कि भाई तुम आगे बढ़ो, पढ़ो, इंडिपेंडेंट बनो।
लेकिन पहले भी जैसे बहुत सी इंडिपेंडेंट ऐसा नहीं कि हम लोग के समय भी बहुत लोग जॉब करते थे, लेकिन वो घर भी देखते थे। उस समय की मानसिकता ऐसी थी कि भई स्त्री को दोहरी ज़िम्मेदारियाँ निभानी पड़ती थी। लेकिन आजकल ये हो गया है कि अ, स्त्री भी अपने दायित्व नहीं निभाना चाहती और क्या नाम है, पुरुष तो ख़ैर अभी बहुत कुछ बदले नहीं हैं, वैसे बदले बहुत हैं, पहले की अपेक्षा अभी बहुत बदले हैं। जैसे पांडे जी ने कहा कि अभी डायपर भी बदलने लगे हैं और मतलब और भी बहुत हेल्प करने लगे हैं। लेकिन फिर भी जितना स्त्रियाँ सोचती हैं उसके अनुसार वो नहीं बदले हैं और मुझे लगता है उतना बदल भी नहीं पाएँगे कि कुछ दायित्व स्त्री को ही निभाने होते हैं। तो बच्चों से संबंधित उसकी परवरिश जितना अच्छा स्त्री कर सकती है उतना पुरुष नहीं कर सकते क्योंकि स्त्री जन्य स्वभाव ही है। कुछ स्त्रियों को ही जैसे कहते हैं ना स्त्री प्रदत्त अधिकार या स्वभाव या जो भी है वो उनको स्त्री ही कर सकती है, पुरुष नहीं कर सकते। तो इस बात को मानना पड़ेगा। विवाह करना विवाह करना मुझे लगता है कोई ऑप्शन नहीं है, मतलब विवाह न करने का चुनाव उचित नहीं है क्योंकि उसके बिना हमारी सृष्टि कैसे चलेगी। और सबसे बड़ी बात है कि अगर हम विवाह नहीं करते हैं तो जीवन के उत्तरार्ध में जब हम एक एज उम्र ऐसी आएगी जब हमारे पास कोई नहीं रहेगा, तब मान लीजिए अभी तो हम जॉब कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी ठीक है, लेकिन कौन कितने वर्ष तक जिएगा? सिर्फ पत्नी ही ऐसी है, माता पिता भाई बहन कुछ समय तक चल पाते हैं, लेकिन पति पत्नी का रिश्ता ऐसा है कि वो अंत तक साथ निभाता है। चाहे आपस में कितना भी वो लड़ें झगड़ें, अगर उनमें जरा भी आपस में सामंजस्य प्यार है तो अंत तक साथ निभाएगा। तो मुझे लगता है फिर अब जैसे मेरी एक कहानी मुझे अपनी याद आ रही है। मेरी एक कहानी मैंने लिखी थी काफ़ी वर्षों पहले, जीने की नई राह। तो उसमें जो नायिका है वो अपनी पिता का डोमिनेटिव व्यवहार अपनी माँ के प्रति देखती है। तो उसके मन में आ जाता है कि मेरी माँ इतनी काबिल है लेकिन फिर भी हमेशा दबी कुचली रहती है। वो कई बार माँ से विरोध कहती भी है कि आप विरोध करिए, लेकिन वो नहीं, कहती है कि बेटी पारिवारिक रिश्तों को संभालने के लिए कभी-कभी चुप रहना भी बेहतर होता है। तो उसका वो शादी नहीं करती है और उसकी माँ उसको बोलती है कि नहीं बेटा शादी तो करना चाहिए। तो बोलती है कि नहीं मेरे जॉब की रिक्वायरमेंट ऐसी है कि मैं शादी नहीं करना चाहूँगी, नहीं करना चाहती। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि जब उसे लगता है कि नहीं मुझे क्या नाम है कोई साथ मतलब कोई चाहिए कि मैं घर आऊँ तो मुझे लगे कि उसकी किलकारियाँ या उसका कोई मेरा इंतज़ार कर रहा है या जो है। तो वो एक अब विवाह की उम्र किसकी गुज़र गई थी, वो विवाह नहीं करना चाहती थी क्योंकि उस इतनी उम्र में एडजस्टमेंट भी बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। तो उसने एक बच्चे को गोद लेने का निर्णय किया। तो इसीलिए आजकल सिंगल पेरेंटिंग जो लोग मतलब जो अडिग हैं कि हम शादी नहीं करना चाहते, उनको अंत में ये निर्णय भी लेना पड़ जाता है। तो मेरा मानना है कि जब हम कुछ लोग जैसे कहते हैं कि हम एडजस्ट नहीं कर सकते, तो मुझे लगता है कि जब व्यक्ति अपने कार्यक्षेत्र में एडजस्ट करता है, अपने दोस्तों के साथ एडजस्ट कर सकता है, हर जगह तो मनचाहा नहीं मिल पाता उसे, तो वो उसके साथ क्यों नहीं करता है जिससे उसने विवाह किया है, जो उसकी पूरी ज़िंदगी उसके साथ निभाना चाहता है चाह तो मुझे लगता है अगर विवाह न करने का लोगों का बच्चों का आज के युवाओं का फैसला उचित नहीं है। बात कही आपने और आपकी बात से मेरे मन में एक प्रश्न आया है जो मैं अभी रखूंगी सामने। पहले मैं चाहती हूँ कि हमारे साथ जो दर्शक जुड़े हैं वो लगातार कमेंट्स दे रहे हैं आप लोगों के विचार सुन के, तो मैं थोड़ा जल्दी जल्दी उनके कमेंट्स पढ़ देती हूँ। अगर इनके कमेंट्स के हिसाब से आपके मन में कोई विचार आता है जो आप यहाँ पे रखना चाहें तो रखिएगा, और उसके बाद फिर मैं आगे जो मेरा प्रश्न मेरे दिमाग में आया मैं वो पढ़ूंगी। हमारे साथ जुड़ी हैं रेणु मंडल जी, इन्होंने आप सभी का बहुत बहुत स्वागत किया है। सुधा जुगरान जी हैं, दुर्गा सिन्हा जी हैं, इन लोगों ने नमस्कार बोला है। दुर्गा सिन्हा जी ने कहा है ज्वलंत विषय है। सुधा आदेश जी सुधा जुगरान जी हैं, सुधा सपियाल जी हैं,
हरीश पांडे जी हैं, इन्होंने लिखा है बहुत महत्वपूर्ण सामाजिक विषय लिया है। दुर्गा सिन्हा जी ने आप सभी का स्वागत किया है। पद्मा अग्रवाल जी हैं, समसामयिक विषय आदरणीय, आप लोगों का स्वागत है। इला सिंह जी हैं, इन्होंने भी महत्वपूर्ण विषय और सार्थक चर्चा बताई है। सुधा थपियाल जी ने कहा है कि सही कहा आपने कि कानून का दुरुपयोग हो रहा है। ये बिल्कुल सही है। बहुत मामलों में ये चीज़ है कि कानून के दुरुपयोग की डर से बहुत सारे लड़के इस चक्कर में फंसने से डर रहे हैं और इसीलिए वो शादी नहीं कर रहे हैं। और बहुत सारे मैटर हम सब ने देखा होगा कि गलत आरोप लगा करके उन्हें सजा दिलाई गई है। दुर्गा सिन्हा जी ने कहा है लड़के कम लड़कों के माता पिता ज़्यादा डर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। माता पिता भी आजकल लड़के के डर रहे हैं कि भाई शादी के बाद अगर लड़की सही नहीं आई तो पता नहीं परिवार का क्या रूप करेगी। दुर्गा जी ने कहा है स्वतंत्रता स्वच्छंदता में बदल रही है। ये भी एक विषय हम आगे इस समय उठाएंगे कि जो ये स्वतंत्रता में किसी तरह का वो कंट्रोल ना हो जाए। शादी लड़के लड़कियां इसलिए भी नहीं करना चाह रहे हैं कि शादी के बाद एक बंधन हो जाएगा, एक जिम्मेदारी हो जाएगी और जो स्वतंत्र जीवन वो अभी जी रहे हैं उस पर रोक लग जाएगी, इसलिए वो शादी नहीं कर रहे हैं। वर्मा शैल जी हैं, नमो नमः कहा इन्होंने। सुधा थापियाल जी ने सुधा जी की बात को सही बताया था। तलाक का डर है, ये पद्मा अग्रवाल जी ने कहा है। दुर्गा सिन्हा जी ने कहा है नौकरी बदलना बहुत बार अस्थिरता उत्पन्न करती है, व्यक्तित्व में स्थिरता नहीं है, यह भाव दोनों को डराता है। और हरीश पांडे जी ने कहा है समन्वय आपस में नहीं हो पा रहा है, कई कारण हैं। सहन शक्ति अभी भी है, करती भी हैं, लेकिन अब स्वाभिमान से जीना चाहती हैं लड़कियां, ये दुर्गा जी ने कहा है। हरीश पांडे जी ने कहा इकोनॉमिक फ्रीडम एक मुख्य कारण है। रंजना जोशी जी ने कहा है आजकल के समय में पेरेंट्स का बच्चों को ज़्यादा महत्व देना भी इसका कारण है। रंजना जी की भी बात मुझे सही लग रही है कि आजकल पेरेंट्स अपने बच्चों को शायद बहुत ज़्यादा पैम्पर्ड कर रहे हैं। बच्चों को चाहे वो बड़े युवा हो गए, शादी योग्य हो गए, लेकिन उनको हथेली पर रखा हुआ है। उनकी हर बात को मान लेना, उनकी किसी बात को मना नहीं करना, उनसे कहीं ना कहीं पेरेंट्स अभी आजकल के युवा मतलब 25-26 साल के लड़के लड़कियां हो नहीं रहे कि पेरेंट्स उनसे थोड़ा सा डरने लग गए हैं। ये कुछ एक सामाजिक वातावरण इस तरह का हमारे यहाँ क्रिएट हो रहा है जो कि सिचुएशन को बहुत बदल रहा है। लवली सिंगला जी हैं, इन्होंने लिखा है पेशेंस की भी बहुत कमी है। रंजना जी ने लिखा है समय शिक्षा का आधुनिकीकरण। रेणु मंडल जी ने लिखा है कि पुरुष स्वयं को अधिक नहीं बदल पाए, हालांकि अपवाद दिखाई दे रहे हैं। सर बहुत ज़्यादा ब्लेम लग रहे हैं पुरुष वर्ग पे लेकिन सुधा थोपियाल जी ने तुरंत कहा है कि नहीं, पुरुष बदल रहे हैं। हरीश पांडे जी ने कहा है कि रंजना जी अधिक महत्व देने की बात कमज़ोर लगती है, बच्चे माँ बाप को खाल भाव नहीं डालते। लवली सिंगला जी ने कहा है वुमेन एम्पावरमेंट को गलत तरीके से प्रेजेंट कर रही हैं सोसाइटी। रंजना जोशी ने कहा है कि आजकल जो तलाक हो रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं इसका कारण है, क्योंकि लोग डर जाते हैं। आजकल लड़कियां भी तलाक की पहल करने लगी हैं, ये कितना सही है। बिल्कुल सही कहा है रंजना जी ने कि तलाक से पहले औरतें घबराती थी कि तलाक के बाद हमारे जीवन का क्या होगा, हम तो कुछ नहीं कर पाएंगे, कैसे जीवन यापन करेंगे। लेकिन अब वो फाइनेंशियली उनको डिपेंड नहीं रहना है, इसलिए तलाक लेने से वो घबरा नहीं रही है, इसलिए शादी और नहीं टिक रही है। लवली सिंगला जी ने लिखा था सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये मैं समझ नहीं पा रही हूँ कौन सी बात थी। बहुत सुंदर बात, स्त्री पुरुष पूरक है न कि प्रतिपक्षी। पुरुष प्रधान समाज में लड़कों को शादी के पहले समझने की ज़रूरत है कि शादी सफल तभी होगी जब आपस में समन्वय होगा। पद्मा जी ने ये बात कही है जो सर ने बात कही थी कि सचमुच शादी से पहले प्री वेडिंग शूट तो बहुत लोग करा ले रहे हैं और प्री वेडिंग कोच होना चाहिए। सर आप इसकी पहल करिए, आप एडवर्टाइजमेंट करिए। और सच बताऊं तो मैं इस बारे में सोच चुकी थी और जब मैंने मंगल भवन की स्थापना की थी तो मैंने कुछ ऐसा ही सोच के किया था। मैंने थोड़ा बहुत इसमें एडवर्टाइजमेंट भी किया था। मैं ऐसा ही चाह रही थी कि क्योंकि ये टॉपिक मेरे दिमाग में बहुत दिनों से था जिस पे हम आज चर्चा कर रहे हैं। तो शादी के लिए हम शादी से पहले लड़के लड़कियों को
किस तरह की कोचिंग की ज़रूरत है, वो किस तरह से अपने आप को तैयार करें, लड़कियां अपने आप को किस तरह तैयार करें, लड़के किस तरह से तैयार करें कि एक सफल वैवाहिक जीवन वो व्यतीत कर सकें, ये बहुत ज़रूरी है। हरीश पांडे जी ने लिखा है, बहुत बड़ी बात कही संजीव जी ने कि पति पत्नी सारी शक्ति एक दूसरे को कंट्रोल करने में लगा देते हैं। बिल्कुल सही बात है। हम एक दूसरे की कमियां जितनी देखते हैं, उनको सुधारने में जितना वक्त गुजारते हैं, अगर अच्छी चीज़ों पे लगाएं तो सही में बहुत अच्छा होगा। सुधा जुगरान जी ने कहा है, घर में बड़ा होता बचपन घर के वातावरण से ही सीखता है, वहाँ पर बदलाव की बुनियाद आवश्यक है। सुधीर कुमार श्रीवास्तव जी ने कहा है, आजकल गर्ल्स डोमिनेट कर रही हैं, शायद एक मेन रीज़न शायद ये एक मेन रीज़न है। हाँ, डोमिनेट कर रही हैं क्योंकि अब वो डिपेंडेंट नहीं हैं, इसलिए वो थोड़ी सी डोमिनेटिंग हो रही हैं। रेणु सिंह जी ने कहा, ये संक्रमण काल है, स्त्री अपनी स्वतंत्रता सक्षमता को भरपूर एंजॉय करना चाहती है, लेकिन शायद वह इस झुंझुनों के चक्कर में अपने लिए एकाकीपन चुन लेती है। जब इस एकाकीपन का विद्रूप सच सामने आता है तो देर हो चुकी रहती है। बहुत ही समझदारी से इस पर आज के युवा को विचार करना चाहिए। युवावस्था में बच्चे उम्र के उत्तरार्ध की बात सोच ही नहीं पाते हैं। प्राइवेट सेक्टर की व्यस्त जिंदगी सामाजिक व पारिवारिक असंतुलन व उथल पुथल उत्पन्न करती है, ये कहा है सुधा जुगरान जी ने। और अनुजा जी ने कहा है, आजकल लड़कियां भी स्वाभिमानी हो रही हैं जो पहले नहीं होती थी। तो इस तरह से लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं और इनके कमेंट्स और के बाद से भी बहुत सारे प्रश्न मेरे दिमाग में आ रहे हैं। लेकिन जो एक प्रश्न मेरे दिमाग में सुधा मैम की बात से आया था कि माता पिता का जो आपसी रिश्ता बच्चे घर में देखते हैं, क्या वो रिश्ता भी उनके विचारों को प्रभावित करता है? जिस प्रकार का बहुत से घर ऐसे हैं जहाँ माता पिता का आपसी रिश्ता बहुत भयानक होता है, रोज़ घर में लड़ाई झगड़ा मारपीट देखते हैं बच्चे, तो बचपन से ही उनके अंदर इस विवाह संस्कार को लेकर एक भय व्याप्त हो जाता है और वो ये डिसीजन ले लेते हैं कि शादी बहुत खतरनाक चीज़ है, शादी हमें नहीं करनी है। तो क्या माता पिता का आपसी संबंध बच्चों के इस निर्णय में अपना योगदान दे रहा है? सर संजीव सर, पहले आप अपनी राय इस बारे में दीजिए। ये तो तय है, इस पे तो बहुत सारी स्टडीज भी हैं शन्नु जी, कि जो पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स का जो एक जिंदगी जीने का तरीका है, क्योंकि बच्चा जब छोटा होता है बचपन से उसे देखता है। और आप ये देखेंगे कि अगर 10 साल के बच्चे तक की उम्र आप देखेंगे ना, तो 10 साल के बच्चे के लिए पेरेंट्स जो होते हैं भगवान जैसे होते हैं। यानी भगवान इन द सेंस कि जो पेरेंट्स कर रहे हैं, जो पेरेंट्स बोल रहे हैं, वो शाश्वत सत्य होता है बच्चे के मन के लिए, वहीं से उसकी पूरी नींव पड़ रही है। तो इसके ऊपर तो बड़ी स्टडीज हैं कि जो ब्रोकन फैमिलीज हैं, वायलेंट फैमिलीज हैं, तो उनकी जो प्रोजेनीज हैं, उनके जो बच्चे हैं, उनकी लाइफ में वो चीजें काफी ज्यादा होने की संभावना होती है। उस विशियस साइकिल को या उस विशियस थॉट को ब्रेक करने के लिए अपने ऊपर काम करना पड़ता है। अपने को उन पुराने जो पूर्वाग्रह हैं या जो पुरानी लर्निंग्स हैं, उससे अपने को मुक्त करना पड़ता है। ये जो स्वाध्याय है ना, ये जो अपने ऊपर काम करने वाली जो बात है, मैं अगेन उसी पे आ रहा हूँ कि जो हमने बात की थी प्री मैरिटल काउंसलिंग वाली, विवाह पूर्व जो एक वो लेनी चाहिए कोचिंग या ट्रेनिंग या उसको समझने की आवश्यकता है, ये केवल विवाह पूर्व पे खत्म नहीं हो जाती है। क्योंकि जब आप विवाह में आते हैं, विवाह के बाद, तो बहुत सारी चीजें आपको एकदम नई तरीके से लगती है। आप ये इसको इस ढंग से समझिए, लव मैरिजेस हैं जो आप आज की डेट में एक तरह से वो ज्यादा प्रेवलेंट हैं। लव मैरिजेस में भी क्या हो रहा है, ऐसा नहीं है कि जो लड़के लड़कियां एक दूसरे को 5 साल 7 साल 10 साल से जानते हैं, उनके शादी होने के 10 साल बाद तक शादी टिकेगी, ये गारंटी नहीं है। ऐसे ऐसे केसेस हैं हमारे सामने जहां पर लड़का लड़की 5 साल से एक दूसरे को जानते हैं, यहां तक कि 5 साल से कुछ लंबे समय तक साथ में रह भी चुके हैं, फिर माँ बाप की रजामंदी से शादी हो जाती है और 2 साल बाद डिवोर्स हो जाता है। भाई ऐसा क्या हो गया? आप 5 साल से एक दूसरे को जानते थे, तो क्या हो रहा है, शादी के बाद बिल्कुल एक नए चैलेंजेस खड़े होते हैं। तो वो माता पिता की तरफ से भी उसका प्रभाव है, क्योंकि आपने मैरिड लाइफ को एक खास सांचे से देखा है अपने बचपन से, तो उस सांचे को तोड़ के अपने जीवन के अनुसार अपनी जो हमारी समर्थता है या असमर्थता है,
उसके अनुसार दोबारा बनाना होता है। हर व्यक्ति को अपना सांचा दोबारा बनाना होता है अगर हमें जीवन को अच्छे से जीना है। अगर हम प्री डिटरमिन्ड सांचे के हिसाब से जीवन जिएंगे तो जितने पूर्वाग्रह पीछे से आ रहे हैं उसका प्रभाव रहेगा, और वो प्रभाव नेचुरली फिर तो आपका प्री डिटरमिन्ड हो गया पाथ। तो आप अपने जीवन में, जिसे हम एक बोलते हैं फ्री विल, योग में हम बोलते हैं फ्री विल की बात, कि जो फ्री विल का आपने इस्तेमाल ही नहीं किया, तो फ्री विल को डेवलप करना, फ्री विल को इस्तेमाल करना तभी पॉसिबल है जब हम अपने आप को समझें कि मैं कौन हूं, उसको समझें। वहां पर स्वाध्याय की बात आती है, वहां पर स्पिरिचुअलिटी की बात आती है। तो फिर आपको समझ में आता है कि ये जो रोल प्ले कर रहे हैं आप एक हस्बैंड का, पुरुष का रोल, यहाँ पर हस्बैंड का रोल या पत्नी का रोल प्ले कर रहे हैं, ये आप रोल प्ले कर रहे हैं। तो ये लंबा विषय है, खैर ये तो अलग चीज हो गई। लेकिन जो आपकी बात, आप जो कह रहे हैं कि फैमिलीज का असर होता है, डेफिनेटली असर होता है, और इसीलिए पेरेंट्स की जिम्मेदारी बनती है कि वो पोस्ट मैरिटल काउंसलिंग भी करें। वो शादी को कैसे चलाना है, कैसे आप उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, कैसे आप उसको उत्तमता की तरफ लेके जा सकते हैं, रिलेशनशिप को कैसे आप घर में एक ऐसा सौहार्दपूर्ण वातावरण क्रिएट कर सकते हैं जिससे बच्चा ढंग से फ्लरिश हो सके, उसका जो एक जो भी उसकी पोटेंशियल को लेके वो इस जीवन में आया है, जिसके कारण उसने आपको चुना। योग में कहते हैं कि जो आत्मा है वो भ्रूण चुनती है। तो अब तो खैर वेस्टर्न वर्ल्ड में जो इस सब्जेक्ट को स्टडी कर रहे हैं साइंटिस्ट, वो भी इस बात को मानते हैं कि जो सोल चूजेस द वूम्ब। तो वो बच्चा जो आपके माध्यम से आया है, ताकि वो अपने पूरे पोटेंशियल को रियलाइज कर सके, वो वातावरण देने की जो जिम्मेदारी है वो तो अल्टीमेटली पेरेंट्स के पास ही है। और फिर एक जो चीज जो रेस से आपको निकलना पड़ेगा। देखिए अभी जो आपने जो बात बोली ना कि साथ में नहीं, भय है या हम लोग नहीं शादी करना चाह रहे हैं, बाद में ये समझ नहीं आता है कि बुढ़ापे में, उत्तरार्ध में जीवन के कैसे होगा। उसमें क्या है कि हमने कहीं ना कहीं जो जीवन की डेफिनेशन है, अपने लिए जो लाइफ की डेफिनेशन है, वो कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रखी है। हमें लगता है कि हम बड़ा फ्लैट ले लेंगे, बड़ी गाड़ी ले लेंगे, धनाढ्य हो जाएंगे तो जीवन बड़ा अच्छा हो जाएगा। जीवन इससे नहीं होता है। कंफर्ट्स ऑफ लाइफ और क्वालिटी ऑफ लाइफ में अंतर है। क्वालिटी ऑफ लाइफ आपकी तब सुधरती है जब आपके पास जॉय होता है, आनंद होता है, शांति होती है और कंटेंटमेंट होता है, संतोष होता है। वो क्वालिटी ऑफ लाइफ डिटरमिन करता है। तो हमें अपने जो चश्मा है ना जीवन को देखने का, कि हमें जीवन में क्या चाहिए, वो चश्मे पे ज्यादा काम करना पड़ेगा। कि हमें, हाँ पैसा जरूर, सब कुछ जरूरी है, ये भौतिक जो हमारी चीजें जरूरी हैं, बट क्या वही जरूरी है या वो असली चीजों को पाने का माध्यम है? इस चीज का जो ये, इस प्रश्न पे हमें सोचना पड़ेगा। तब शायद हम शादी नहीं, किसी भी रिलेशनशिप को सार्थक बना सकते हैं और एक अच्छा बना सकते हैं। बहुत सही बात कही आपने सर। और जिस तरह से माता पिता का योगदान बच्चों की परवरिश में हर कदम पर महत्व रखता है, बचपन से लेकर के और बुढ़ापे तक, बच्चे बूढ़े हो जाएं फिर भी माता पिता का जो योगदान होता है वो कभी कम नहीं होता है। तो ये योगदान जो उनकी परवरिश में कदम कदम पर साथ दे रहा है, तो बच्चे की शादी को लेकर के, बच्चे शादी के लिए तैयार हों, बच्चे शादी करना चाहें या ना करना चाहें, इसके लिए भी माता पिता का बहुत बड़ा योगदान है कि वो उनके सामने ऐसा एग्जाम्पल रखें कि शादी एक कंफर्ट है, शादी एक प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो घर में ही देख रहे हैं कि शादी प्रॉब्लम है, तो ऑब्वियसली वो यही डिसीजन लेंगे कि भाई हमें तो करनी नहीं है, क्योंकि अब तो उनके पास चॉइस है कि शादी के बिना भी वो आराम से रह सकते हैं। तो वो ऐसी किसी गलत डिसीजन की ओर जाने के बजाय शादी करने का ही डिसीजन लें, क्योंकि यही एक सार्थक और सही, हमारे भारतीय संस्कार में यही एक ऐसा माध्यम है जिससे हमारा युवावस्था से लेकर के बुढ़ापे तक हमारा जीवन संतुलित तरीके से चले। और जैसे कि थोड़ी देर पहले सुधा मैम ने कहा था कि पति पत्नी का ही रिश्ता ऐसा है जो चाहे कितना भी लड़ झगड़ ले, लेकिन वो ही अंत तक एक दूसरे का साथ निभाता है। तो ये रिश्ता कितना महत्वपूर्ण है, कितना एक दूसरे के प्रति समर्पित है। सर मेरी आपसे आज इस मंच से रिक्वेस्ट है कि आप इस जो शादी से पूर्व कोच करने का एक जो विचार मन में आया है, इसको जरूर इम्प्लीमेंट करिए, क्योंकि ये आज के हमारे समाज की एक डिमांड हो चुकी है। लोगों के दिमाग में ये विचार नहीं आ रहा है कि हमें इस तरह की कोचिंग भी लेनी और देनी चाहिए।
लेकिन अगर आपके मन में आया है और मेरे मन में भी आया था, तो इस चीज़ को ज़रूर इम्प्लीमेंट करिए। ऐसा भी एक आप जो वर्कशॉप है शुरू करिए और 100% लोग इसको लेंगे, क्योंकि माता पिता भी परेशान है और साथ में बच्चे भी इस चीज़ को परेशान है। इसमें शन्नु जी रंजना जी, शुरुआत वाली जी, बात शुरुआत तो मैं कर चुका हूँ, क्योंकि मैं बहुत लोगों को बोलता हूँ इस बात को। कुछ बच्चों ने अप्रोच भी किया है, कुछ बच्चों को मैंने प्री मैरिटल काउंसलिंग दी भी है। तो ऐसा नहीं है कि शुरुआत वाली बात नहीं है, बट मेन चीज क्या है जो मुझे लगता है कि हम सब आज की डेट में नई चीज सीखने में डरते हैं, क्योंकि नई चीज सीखने में कहीं ना कहीं जो हमारी पुरानी सीखी हुई चीजें होती है ना, उसको अनलर्न करना पड़ता है या चैलेंज करना पड़ता है। तो ये एक बहुत बड़ी स्ट्रगल है। हम कोई भी नई चीज सीखने में बहुत रेजिस्टेंस आती है, बहुत मुश्किल होता है। तो ये ज्ञान बिल्कुल सही है, देना है, लेकिन लेने वाले कितने हैं वो लेने वालों के ऊपर चलेगा। और पब्लिसिटी की जहां तक बात है, पब्लिसिटी टाइप का आदमी हूं नहीं, तो बट ये है कि ये नीड है समाज की, सोशल और इंडिविजुअल नीड है। तो जो लोग संपर्क करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, और अगर आपके मंच पे कभी दोबारा आने का मौका मिलेगा तो इस पर दोबारा बात की जा सकती है। इसके लिए माता पिता को अवेयर होना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि माता पिता का जीवन तो गुजर गया, चाहे हंस के चाहे रो के, लेकिन उनके बच्चों का जीवन हंसते हुए गुजरे। और वो एक समाज में एक उदाहरण उनके बच्चे बनाएं। इसके लिए माता पिता को जागरूक होने की ज़रूरत है कि जो शादी को लेके भय है, उस भय को समाप्त करें और अपने बच्चों को इस ओर पुश करें कि वो इस तरह की ट्रेनिंग लें और एक सफल वैवाहिक जीवन गुजारें। तो जो एक प्रश्न अभी हमने उठाया था, उसके साथ से रिलेट हो रहा है कि अगर युवा वर्ग शादी से हटेगा, तो एक तो कॉन्सेप्ट शुरू हो चुका है लिव इन रिलेशनशिप का, दूसरा वृद्धाश्रम में भीड़ बढ़ती चली जा रही है। तो जहाँ बच्चे हैं, उन बच्चों के माता पिता जब वृद्धाश्रम में जा रहे हैं, तो कल को जब शादी ही नहीं करेंगे तो उनकी देखभाल करने के लिए बच्चे तो होंगे ही नहीं, तो वृद्धाश्रम की ओर ही बुढ़ापे में कदम बढ़ाना पड़ेगा। वही एक ऐसी जगह है जहाँ सहारा मिलेगा। तो क्या इस कॉन्सेप्ट की वजह से, ऐसी सोच की वजह से धीरे धीरे वृद्धाश्रम ज़्यादा खुलते चले जाएंगे और लोग वहाँ ज़्यादा रहना पसंद करेंगे? सुधा मैम, आपकी क्या राय है? क्या ऐसा ज़्यादा चांसेस नज़र आ रहे हैं कि लोग अपना जीवन वृद्धाश्रम की ओर गुजारेंगे? एक तो ये सवाल। दूसरा जो शादी से ही रिलेटेड है कि जो बहुत से बच्चे शादी तो कर ले रहे हैं, लेकिन उसके बाद बच्चे करना वो नहीं चाह रहे हैं। ये क्या जिम्मेदारियों से भागने का ये आजकल के युवा वर्ग का एक नया तरीका, मतलब बहुत तरीके से देखा जा रहा है कि वो जिम्मेदारियों में बंधना नहीं चाह रहे हैं। शादी नहीं करके, बच्चे नहीं करके, परिवार के साथ नहीं रह के, माता सास ससुर के साथ नहीं रह के, हर चीज़ों से दूर भाग भाग के सेल्फ ओरिएंटेड होते चले जा रहे हैं बच्चे, अपने बारे में सोचते जा रहे हैं, सिर्फ अपना फ्यूचर सोचते जा रहे हैं। तो हमारा समाज, हमारा परिवार ये कहाँ जा रहा है और ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसे कौन से कारण है? सुधा मैम, पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि बच्चे इतने सेल्फ ओरिएंटेड क्यों हो रहे हैं, परिवार को इग्नोर कर रहे हैं, इवन वो अपने आप को भी, सिर्फ कैरियर को ही इतना ज़्यादा महत्व दे रहे हैं। इसका क्या कारण हो रहा है? उनकी सोच को परिवर्तित करने का क्या आपके पास कोई तरीका है, कोई सुझाव है? सुधा मैम, अनम्यूट करिए अपने आप को, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। अब आ रही है? हाँ, अब आ रही है। इसका एक कारण ये भी है कि आजकल बच्चे एकांगी परिवार में रहे, एकल परिवार में रह रहे हैं। बचपन से ही उनको सारी सुख सुविधाएं मिल रही हैं, जैसा वो कहते हैं वैसा उनको मिल जाता है। मतलब कहने का मतलब है कि एक चीज़ उन्होंने मांगी नहीं, उन 4 चीज़ें उनको मिल जाती हैं। तो ये अभी क्या नाम है, करीब 10-15 सालों से जो मैं देख रही हूँ ये ज़्यादा है। उसके पहले विवाह के प्रति इतना अनाकर्षण नहीं था। अभी 10-12 सालों से या 15 सालों से मैं देख रही हूँ कि युवा वर्ग, क्योंकि उसकी एक सोच एकांगी है,
उसे लगता है कि वो अपना कमरा किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता, अपनी चीज़ें किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता। तो विवाह के पश्चात उसको सामंजस्य स्थापित करने में बहुत दिक्कत होती है। अगर वो अपनी सोच को नहीं बदलता, जैसे आपने कहा कि अगर उसकी काउंसलिंग नहीं की गई, उसको ढंग से विवाह के बारे में बताया नहीं गया, या वो सोच नहीं पा रहा है कि विवाह के बाद क्या-क्या उसको ज़िम्मेदारियाँ आएँगी, दायित्व आएँगे, चाहे लड़का हो या लड़की। विवाह एक एकाकी रिश्ता नहीं है। पहले भी कहा जाता था कि स्त्री-पुरुष गाड़ी के 4 पहिए हैं, अगर 2 पहिए खराब हो गए तो परिवार नहीं चल पाएगा। तो यही चीज़ है कि अगर हम ज़िम्मेदारियाँ निभाएँगे, एक साथ नहीं निभा पाएँगे, तो आगे चलने में दिक्कत होगी। तो स्त्री को भी समझना पड़ेगा कि पुरुष के परिवार के जितने लोग हैं उनको सम्मान दे। पुरुष को भी समझना पड़ेगा कि स्त्री के परिवार वालों को सम्मान दे। पहले ये नहीं था, स्त्री को ही सारे संबंध निभाने पड़ते थे। पुरुष निभाए ना निभाए, उस पर ज़्यादा किसी का ध्यान नहीं जाता था। तो ये सब चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि हमें अपनी मानसिकता बदलनी पड़ेगी, और विवाह न करने का एक कारण यही है कि हम एडजस्टमेंट की क्षमता खत्म होती जा रही है। और जो आप लिव इन के लिए कह रही हैं, तो लिव इन किसी का चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि ये तो जैसे कि इस संदर्भ में मैं एक केरल हाई कोर्ट का फैसला मेरी नज़र में आया था, मैं उसको पढ़ना चाहूँगी। केरल हाई कोर्ट ने कुछ समय पूर्व अपने एक फैसले में युवाओं के बीच विवाह को लेकर बदलते विचार पर अपनी बात रखते हुए कहा था, आज की पीढ़ी शादी के बंधन को एक बुराई की तरह देखती है, क्योंकि विवाह के कारण वे दायित्व में बंध जाते हैं तथा जीवन का आनंद नहीं ले पाते। वे वाइफ इन्वेस्टमेंट फॉर एवर की पुरानी परंपरा को बदलकर लिव इन रिलेशन की ओर बढ़ रहे हैं। यूज एंड थ्रो कल्चर ने हमारे वैवाहिक रिश्तों को भी प्रभावित किया है। आज के परिवेश में हाई कोर्ट का यह फैसला बहुत कुछ कह जाता है। यूज एंड थ्रो की यह संस्कृति हमें न जाने कहाँ ले जाकर छोड़ेगी। युवाओं को समझना चाहिए कि वस्तुओं को आप फेंक सकते हैं, लेकिन रिश्तों को नहीं। रिश्ते टूटेंगे तो आपको भी चुभन होगी, क्योंकि आप निर्जीव नहीं सजीव हैं। तो जबकि हम आजकल मैकेनिकल होते जा रहे हैं, यांत्रिक बनते जा रहे हैं, और ये हमारे मानवीय स्वभाव के बहुत विपरीत है। इंसान कितना भी यांत्रिक हो जाए, लेकिन उसमें भावनाएं, संवेदनाएं हैं। तो हम चाहे कितने भी आधुनिक हो जाएं, लेकिन हमें अपनी पुरानी परंपराओं की तरफ लौटना ही पड़ेगा। इसके लिए हमारे समाज को, हमारे जो हम लोगों को, या बच्चे जो आज के हैं उनके पेरेंट्स को, उनको फिर ये मानवीय संवेदनाएं या आपस में एडजस्टमेंट और ये सब भावनाएं सिखानी पड़ेंगी। तभी हम एक सुशिक्षित समाज की ओर या समृद्ध समाज की ओर बढ़ सकते हैं। बहुत सही बात कही आपने कि मानवीय संवेदनाएं जहाँ ख़त्म हो रही हैं, यूज़ एंड थ्रो का कल्चर बढ़ रहा है, तो यहाँ पे हमारी संस्कृति भी खतरे में है, समाज भी खतरे में है और परिवार भी खतरे में है, और साथ साथ इंडिविजुअल जो इस चीज़ को अपना रहे हैं उनका जीवन सबसे ज़्यादा खतरे में है। क्योंकि ये जो पल भर के लिए 4, 6, 8, 10 साल के लिए जो हम अपने बारे में सोचते हैं, वो फ्यूचर में उनके लिए कितना घातक है। क्योंकि जो 40-45 आज, पहले तो 50-60 साल तक के लोग काफ़ी एक्टिव और खुश रहा करते थे, लेकिन आजकल 50 से 60 साल के तक होते होते इंसान के जीवन में एक शिथिलता आ जाती है। वो बहुत कुछ उतना एक्टिव नहीं रह जाता है, उसे किसी के सहारे की ज़रूरत होने लगती है। तो जो युवा आज के एज में ये डिसीजन लेते हैं कि हम अकेले जीवन गुजार लेंगे, उन्हें आज से 25 साल के बाद का अपना जीवन नज़र नहीं आता है कि वो कितना कष्टप्रद, कितना एकाकी उनके लिए हो जाएगा। तो उनका वो जो दूर का भविष्य है, उनको दिखाने के लिए हमारा समाज, हम आप जैसे लोग, माता पिता, उन्हें आईना दिखाना पड़ेगा कि बेटा आज का आपका ये निर्णय भविष्य में आपको कहाँ ले जाएगा, आप किस तरह से अकेले खड़े होंगे। क्योंकि
अभी कुछ देर पहले सुधा मैम ने बात कही थी कि माता पिता कुछ समय तक रहते हैं, उसके बाद भाई बहन कुछ समय तक रहते हैं, लेकिन बाद में धीरे धीरे सभी अपने अपने बंधनों में, अपने अपने रिश्तों में इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कि वो चाह कर के भी समय नहीं दे पाते हैं। तो ये जो पति पत्नी का रिश्ता होता है, जो अंत तक एक दूसरे का साथ निभाता है, ये बहुत मायने रखता है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसको इग्नोर करने के पछताने के अलावा और कुछ हाथ में आना नहीं है। सर, मैं आपसे, जो हमारे दर्शक हैं, मेरे साथ मैं बहुत से ऐसे परिवार को जानती हूँ, बहुत सारे माता पिता जब उन्होंने ये टॉपिक सुना, देखा, तो उन्होंने मुझे फ़ोन करके कहा कि बहुत अच्छा आपने सब्जेक्ट उठाया है। बहुत से माता पिता ऐसे हैं मेरे जानने वालों में, जिनके बच्चे शादी न करने का निर्णय ले चुके हैं। वो समझा समझा के उनको हार चुके हैं, थक चुके हैं, पर बच्चे तैयार नहीं हैं। कुछ ऐसा बताइए, अगर आप हमें बताएंगे तो बहुत मुझे भी खुशी होगी और हमारे उन पेरेंट्स को भी होगी जिनके बच्चे विवाह न करने का निर्णय लेके बैठे हैं। क्या हम रास्ता अपना सकते हैं? बच्चों को किस तरह समझा सकते हैं? उन्हें क्या आईना दिखा सकते हैं जिससे वो ये निर्णय न लें, और अगर ले चुके हैं तो अपने निर्णय को बदल के एक नया कदम बढ़ाएं? शन्नु जी, देखिए, मैं इस बात से 100% सहमत नहीं हूं कि विवाह ही सबसे बड़ी युक्ति है अच्छे जीवन जीने की। मैं इस बात से पूरी तरह सहमत नहीं हूं। मैं लिव इन के अगेंस्ट भी नहीं हूं। मैं ये जरूर चाहता हूं कि हाँ, चूंकि व्यक्ति का, जैसे जब मैंने अपनी बेटी को पहली बारी हाथ में लिया था, जब मैं उसको नर्सरी से रूम में लेकर आ रहा था, तो जो मेरे भीतर चेंजेस थे, जो मैंने फील किया था, जो एक पितृत्व का जो भाव था, या मेरी वाइफ बाद में बताती है कि जैसे जो मातृत्व आप जो फील करते हैं, वो एक बहुत अलग तरह का भाव होता है, और आप उस पूरे प्रोसेस में बहुत कुछ सीखते हैं, आप एक्चुअली ग्रो करते हैं अंदर। और इसको हम स्पिरिचुअली अगर हम देखें तो भी आदमी स्पिरिचुअली भी ग्रो करता है। वो बहुत सारी चीजें हमारे भीतर जन्मती हैं जो उससे पहले नहीं होती हैं, जब तक आप बाप नहीं बने होते, तब तक मां नहीं बने होते। तो अपनी एलिवेशन के लिए, अपने जीवन में अपनी उत्तरोत्तर उन्नति के लिए शादी और शादी के बाद के जो आगे के स्टेप्स हैं वो जरूरी हैं। बिल्कुल सही बात है। फिर ये केवल व्यक्ति के हिसाब से नहीं, ये समाज के हिसाब से भी जरूरी है, क्योंकि समाज को भी आगे चलाना है। एक जो हमारी ह्यूमन रेस है उसको भी आगे चलाना है। ये तो एक नेचर है, पूरा नेचर उसी पे बेस्ड है कि आगे के आगे 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 चलने का। ये बात अपनी जगह तय है। बट अगर हम ये इस चीज को एक दूसरा पहलू भी है, वो भी हमें समझना पड़ेगा एज पेरेंट्स। देखिए, जब समाज समृद्ध होता है, कोई भी समाज, जब तक समाज समृद्ध नहीं है वो ज्यादा जुड़े हुए रहते हैं, क्योंकि सहारे की आवश्यकता होती है। अगर मेरे घर में खाना नहीं है तो मुझे पता है कि पड़ोसी के घर से थोड़ा सा आटा ले आऊंगा। मेरे घर में जब शादी है, तो आप पुराना गांव का देखिए, जब हमारे पहाड़ में गांव में अगर किसी एक घर में शादी होती तो हर आदमी के घर से सामान आता था, हर आदमी के घर से एक एक आदमी आता था, आदमी मतलब मनुष्य आता था, और घर के काम, क्योंकि कोई बाहर से कोई वो इवेंट मैनेजर नहीं बुलाए जाते थे, तो गांव में इवेंट में सभी लोग, एक घर के में पूरा गांव इवेंट मैनेजर होता था। आज की डेट में नहीं है, क्योंकि हम समृद्ध हो गए हैं। तो ये एक जो बदलाव है, ये इट इज फॉर द गुड, ये रहने वाला है। जितने हम समृद्ध होते जाएंगे, हमारे में चेंजेस आएंगे, वो हमें एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। हम पेरेंट्स को भी ये समझना है कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो चेंज हो चुकी हैं। वी कैन नॉट गो बैक इन द पास्ट एंड ट्राई टू चेंज द फ्यूचर, नहीं कर सकते हैं आप। तो लिव इन को एक्सेप्ट करना, वन। अगर कोई बच्चा, उसके कोई बहुत वैलिड कारण है शादी नहीं करने के, तो वो समझने पड़ेंगे। उसके भय को, अगर भय है, चाहे वो जो हमने शुरू में बात की थी, वो कानून वाली बात जो थी, जिसका दुरुपयोग हो रहा है, चाहे वो वाला भय हो। बहुत सारे बच्चे हैं इस समय जो आईटी इंडस्ट्री, पर्टिकुलरली, मैं जनरलाइज नहीं कर रहा हूं, बट फिर भी एक लॉ ऑफ एवरेजेस के हिसाब से बता रहा हूं कि आईटी इंडस्ट्री में जो बच्चे काम कर रहे हैं उनमें ओबेसिटी बढ़ रही है। वर्क फ्रॉम होम है या लैक ऑफ फिजिकल मूवमेंट है, तो ओबेसिटी बढ़ रही है। इसके ऊपर स्टडीज हैं, क्योंकि जिन बच्चों को से मैं मिलता हूं, कई उसमें से एक बच्ची है हमारी, वो पीएचडी भी कर रही है, वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है, उससे मेरी बात हो रही थी। तो ओबेसिटी ऑल्सो क्रिएट्स प्रॉब्लम इन गेटिंग मैरिड।
वो भी एक इशू है। तो ये सारे इश्यूज हैं, ये अपने बच्चों को, माता पिता को अपने बच्चों के साथ बैठ के, चाहे वो आपस में अगर इतना सामंजस्य, इतना ओपननेस है तो ठीक है, नहीं तो किसी के थर्ड पर्सन को आप इन्वॉल्व करें और उसके माध्यम से समझने की जरूरत है कि बच्चा शादी क्यों नहीं करना चाह रहा, उसके कौन से भय हैं, क्योंकि हर बच्चा अपने माँ बाप से खुला हुआ नहीं होता है। तो उसको समझना है और फिर उसके हिसाब से इंडिविजुअल डिसीजन बनेगा कि भाई बच्चे का जो, चाहे हम उसके भय का निराकरण की बात करें या अदरवाइज भी अगर कोई उसके मन में कोई डाउट है, या कितनी बारी हम, जैसे हम ओवर व्यक्तिवाद हो जाता है, हमारा ओवर इंडिविजुअलिज्म हो गया है कि हम जो, जैसे सुधा जी कह रही थी ना कि हमने इतना सब कुछ दे दिया है इतना ज्यादा कि बच्चों में वो पेशेंस वाली बात डेवलप ही नहीं हुई, या आपस में वो जो गिव एंड टेक वाली बात डेवलप ही नहीं हो पा रही। ये पिछले 15 सालों से जो आप, जैसे इन्होंने बात की थी, वो बात बिल्कुल सच है। तो कहीं ना कहीं वो भी इंपॉर्टेंट है। और फिर एक और चीज है कि जो बच्चे बहुत क्लियर हैं, कि जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको लाइफ में बहुत कुछ बड़ा करना है, अगर कुछ बड़ा करना है तो फिर अगर उस चीज के लिए शादी को ना करना या शादी को डिले करना, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, होने दीजिए। लेकिन वो बच्चा क्या समाज के लिए, अपने लिए कुछ अच्छा सा काम कर रहा है, बड़ा सा, जिसके कारण उसे, जिसका नाम अमर हो या उसे याद रखा जाए समाज के लिए, या इवन अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए ही कोई मेजर कंट्रीब्यूशन कर रहा हो। तो मैं ये कह रहा हूं कि हमें, जो हम एक शादी के इंस्टीट्यूशन के हिसाब से, सामाजिक पारिवारिक स्थिति के अनुसार और एक व्यक्ति के अनुसार, इसके बीच में एक, हमें इस दोनों के बीच में भी सामंजस्य स्थापित करना पड़ेगा, क्योंकि जो इंडिविजुअल एस्पिरेशंस हैं उसको हम नकार नहीं सकते हैं। तो उसका भी, और यहां से जो समाज का जो हम बात कर रहे हैं, इसके बीच में भी एक सामंजस्य रखना पड़ेगा। और एक जो पॉइंट है मैं कहना चाहूंगा, पीछे बात हो रही थी, वो अभी आपके प्रश्न से शायद संबंधित नहीं है, कि वृद्धाश्रम में भीड़ बढ़ रही है। इस चीज को भी हमें थोड़ा नई दृष्टि से देखना चाहिए। वृद्धाश्रम बुरी चीज नहीं है। इस चीज को आप, आज से जो 40-50 साल पहले से जो वृद्धाश्रम चलते थे या जो बनारस में चलते हैं, अभी भी हैं, उनको उससे कंपेयर ना करें। वो वृद्धाश्रम वाली चीज नहीं है। ऐसे बहुत सारी आज की डेट में हाउसिंग सोसाइटीज बनती हैं जो केवल सीनियर सिटीजन्स के लिए हैं, क्योंकि हमारे बच्चे, हम चाहे शादी कर रखी है, मेरी बेटी है, एक बेटी है, वो विदेश में है। बहुत सारे पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे साथ में नहीं, विदेश भी क्यों, अगर कोई बच्चा बेंगलोर में, हैदराबाद में है, तो वो भी विदेश जैसा ही है भाई। अगर मैं दिल्ली में हूं, मेरा बच्चा बेंगलोर में है, तो मेरे साथ थोड़ी रह रहा है। तो मैं तो अकेला ही हूं ना, यहाँ बीबी के साथ अकेला हूं। तो अगर मेरे लिए कोई वृद्धाश्रम टाइप की सोसाइटी बन रही है, सबसे बड़ा रोल आता है पैसे का, कि अगर हमारे पास पैसा है, अगर हमने अपने को उस लेवल पे ले आए हैं, अगर हम आर्थिक स्थिति से, तो हम एक बड़ी अच्छी कम्युनिटी क्रिएट करते हैं, जो आज के बहुत सारे बिल्डर्स कर रहे हैं, बहुत सारी सोसाइटीज बन रही हैं। तो वो वाला जो वृद्धाश्रम है, बुराई नहीं है उसमें, उसको भी हमें थोड़ा एक दृष्टि को अपनी चेंज करना चाहिए कि वृद्धाश्रम कोई खराब चीज नहीं है। किस इंटेंशन से है, अगर बच्चे माँ बाप को वहां छोड़ के चले गए कभी ना आने के लिए, वो बहुत गलत बात है। लेकिन अगर वहां रह रहे हैं और वहां पर उनके साथ के लोग हैं, तो क्या दिक्कत है? इससे वेरी गुड थिंग, बहुत अच्छा इकोसिस्टम क्रिएट हो रहा है उनके जो एजेड पेरेंट्स हैं, उनकी मानसिकता के लिए, उनकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए। तो इस चीज को भी हमें थोड़ा सा ना हल्का सा चेंज, जो अपने परिप्रेक्ष्य में चेंज करने की आवश्यकता है, मानसिक परिप्रेक्ष्य में। जी बिल्कुल सही बात कही आपने। आपकी जो बात है वो बिल्कुल उसका जो छोटा परिवार, जो एक बच्चे दो बच्चे का जो परिवार का कॉन्सेप्ट चला आया है, ये जो सिचुएशन क्रिएट हो रही है, कहीं ना कहीं उसकी शुरुआत शायद वहीं से हुई है, जो हमारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती चली गई हैं। तो ये वृद्धाश्रम में जाना, ये आपने जो कहा कि सोसाइटीज़ बन रही हैं, वो मजबूरी है, बच्चों की भी मजबूरी और माता पिता की भी मजबूरी है कि अकेले रहकर, इनसिक्योर रहकर रहने से अच्छा है कि वो उस जगह पे जाएं। और बड़े बड़ी सोसाइटीज़ ऐसी बनाई जा रही हैं, जो वृद्धाश्रम तो नहीं कहा जाएगा, उनको एक पूरी सोसाइटी ही बनाई जा रही है ऐसे लोगों के लिए जिनके बच्चे बाहर हैं, माता पिता अकेले हैं, तो वहाँ पे आके वो पूरी तरह से रहें। ये ऐसी सोसाइटीज़ हैं, ये वृद्धाश्रम का ही कॉन्सेप्ट है, बट वो पूरी तरह सिक्योर और हेल्दी है। तो और दूसरा जो आपने कहा कि हाँ, बच्चों की कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, कुछ मजबूरियां हैं जो उन्हें शादी ना करने का डिसीजन लेने को मजबूर करती है। पेरेंट्स को इन बातों को समझना चाहिए, लेकिन सबको समझने के बावजूद भी पेरेंट्स
जो माता पिता का दिल होता है वो हमेशा यही चाहता है कि हमारे बच्चे शादी करके सेटल हो जाएं, क्योंकि वो अपने शादी का मतलब बच्चे को एक साथी देना होता है, जो उन्हें लगता है कि हमारे बाद हमारे बच्चे के साथ ये इसका साथी होगा, तो हमारे बच्चे का जो जीवन उसी तरह से सुखमय रहेगा जिस तरह से हम उसका अभी तक देखभाल करते चले आए हैं। अब ये इसका साथी उसकी आगे देखभाल करेगा। तो शादी के नाम पे अपने बच्चे को एक साथी देना ही माता पिता का उद्देश्य ज़्यादा होता है। नहीं तो रोजी रोटी कमा रहे बच्चे पूरी तरह से सक्षम है कि शादी नहीं भी करेंगे तो उनका जीवन बड़े आराम से गुजरेगा, खाएंगे पिएंगे मस्त रहेंगे ऐश करेंगे। लेकिन जो एक जो पर्सनल अटैचमेंट होता है, एक वात्सल्य होता है, एक देख रेख होती है, वो जब तक अपना परिवार नहीं होता है जीवन तो गुजर जाता है, कहीं भी गुजर जाएगा। लेकिन एक होता है एक अच्छे वातावरण में सुखद जीवन व्यतीत करना, और एक होता है सिर्फ जीवन व्यतीत करना। तो ये जो दोनों का फ़र्क है, जीवन व्यतीत करना, एक सुखमय जीवन व्यतीत करना, इसके बीच की जो लाइन है वही विवाह है। अगर विवाह है तो हम एक सुखमय जीवन व्यतीत करते हैं, विवाह नहीं है तो सिर्फ जीवन व्यतीत करते हैं। बहुत बड़े हमारे देश के बहुत बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने शादी नहीं की है और देश के लिए जो जैसा भी आपने कहा कि अपना योगदान देते हैं, और शायद ज़्यादा अच्छा योगदान दे पाएंगे क्योंकि वो पारिवारिक जिम्मेदारियों से मुक्त हैं, वो देश के लिए समाज के लिए पूरी तरह से करेंगे। तो आपका ये विचार भी हमारे युवाओं और माता पिता को कहीं राहत पहुंचाएगा। अगर जो ऐसा डिसीजन ले रहे हैं तो वो इस नज़रिए से भी सोचेंगे कि हाँ, विवाह न करने के पीछे कोई एक बहुत बड़ा कारण अगर है तो हमें उसको समझना चाहिए, और अगर कारण ऐसा है जिसका निवारण किया जा सके तो उसे निवारण करके उसका विवाह करने के बारे में बच्चों को कराएं। और सबसे बड़ा माता पिता से मेरी रिक्वेस्ट है कि बच्चों के समक्ष ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करें जो अपने माता पिता को देखकर डर के वो शादी न करने का निर्णय न लें। स्वच्छंदता के नाम पे उन्हें स्वतंत्र रहने के लिए अगर वो विवाह नहीं करना चाहते हैं तो भी उन्हें समझाना आवश्यक है कि स्वतंत्रता 30-35 साल तक ही अच्छी लगेगी, उसके बाद वही आपको काट के खाएगा। तो जो स्वतंत्र रह के जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, इसलिए नहीं शादी करना चाहते हैं, उन्हें भी समझाना आवश्यक है। आर्थिक रूप से अपना बैलेंस बढ़ाना, बैंक बैलेंस बढ़ाते रहना, हमेशा प्रमोशन की चाह में जॉब चेंज करते रहना, इन चीज़ों पे भी अगर बच्चे अमल कर रहे हैं, इस वजह से भी शादी को डिले कर रहे हैं, तो इन चीज़ों में भी को भी समझाना और रोकना, उन्हें बताना ज़रूरी है कि ये एक लिमिट तक ही अच्छा लगता है। पैसा और प्रमोशन ये चीज़ों पे भी रोक करके बच्चों को समझाया जा सकता है। तो हर घर की परिस्थिति अलग है, हर बेटे बेटी की परिस्थिति अलग रहती है, माता पिता की परिस्थितियाँ अलग होती हैं। अपने हिसाब से उन्हें समझाना, उनको सही और गलत बताना, ये माता पिता की जिम्मेदारी है। और युवाओं से ये एक इस मंच के माध्यम से मेरा यही संदेश है कि जीवन सब कुछ एक साथ लेकर चलना ही असल मायने में सफल होता है। चाहे वो कैरियर है, चाहे बैंक बैलेंस है, माता पिता हैं, समाज है। हम जब सबको एक बराबर समय देते हैं, उनके साथ वक्त गुजारते हैं, उनको अपने जीवन में स्थान देते हैं, तो हमारा जीवन सुखमय तरीके से व्यतीत होता है और सफल भी कहलाता है। आज की चर्चा मुझे लगता है कि हमारे सारे दर्शकों को बहुत अच्छी लगी होगी। बहुत सार्थक चर्चा आप दोनों के माध्यम से इस मंच पर हुई है, और हमारे साथ बहुत सारे दर्शक जुड़े जिन्होंने बहुत सारा अपने कमेंट, अपने विचार दिए हैं। मैं एक बार और उनके विचार पढ़ना चाहूँगी। नीरजा श्रीवास्तव जी ने कहा है, सही कहा सर, समृद्धि के साथ ज्ञान भी स्वावलंबी और पूर्णता का एहसास दिलाता है। दूसरे के सहारे की ज़रूरत नहीं है, हम कुछ अच्छा करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। नीरजा जी आपके विचारों से पूरी तरह से सहमत हैं। विभा सिंह जी ने लिखा है, मानसिक समृद्धि ज़्यादा जरूरी है। हरीश पांडे जी ने लिखा है, वेरी सक्सेसफुल डिस्कशन ऑन मैरिज इंस्टीट्यूशन। सुधा जुगरान जी ने लिखा है, भावनात्मक सुरक्षा व सहारा परिवार से ही मिल पाता है। संतुलित जीवन खुशी देता है। अत्यंत सार्थक चर्चा रही। पद्मा अग्रवाल जी ने भी चर्चा को सार्थक बताया है।
मुझे बहुत खुशी है कि हमारे साथ बहुत बुद्धिजीवी लोग जुड़े हैं, जिन्होंने समय समय पे अपने बहुत सारे कमेंट्स देके हमारा उत्साहवर्धन किया है और इस चर्चा को सार्थक बनाया है। विभा सिंह जी ने लिखा है, तरक्की के साथ बदलाव सब तरफ होता है। रेणु सिंह जी लिव इन रिलेशन वाली बात से पूरी तरह असहमत रही हैं। और इसी तरह से बहुत सारे लोगों ने अपने कमेंट दे के हमारी चर्चा को सार्थक बनाया है। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, संजीव सर और सुधा मैम, आप दोनों का। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इस मंच पे आकर अच्छा लगा होगा। और मेरा आपसे अनुरोध है कि आगे भी इस मंच पर किसी भी सार्थक चर्चा के लिए अगर मुझे आप लोगों की आवश्यकता महसूस हुई तो आप मुझे निराश नहीं करेंगे। मुझे बहुत खुशी होगी दोबारा किसी एक बार आपको इस मंच पे आमंत्रित करके। मेरा तो सौभाग्य है शंकर जी, आपने मौका दिया। और इसके जाते मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जी आपने बोला था कि कुछ लोग जो इस तरह की इस चीज को डील कर रहे हैं, आपने कहा था, तो अगर आप आपके मित्र उसमें हैं, आपके जानकार में हैं, जानकारी में, तो उनको अगर आप मेरा नंबर देना चाहें तो दे दीजिए। मतलब मैं कोई ऐसा प्राइसी आदमी नहीं हूँ, तो अगर जिसको भी मैं हेल्प कर सकूंगा मैं कर दूंगा। तो ऐसी कोई मेरी तरफ से कोई दिक्कत नहीं, जिसको भी आप देना चाहें नंबर आप दे दीजिएगा। बाकी बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छी चर्चा हुई है और सुधा जी से मिलकर बड़ा अच्छा लगा। तो धन्यवाद आपको इस मंच पे हमें मुझे भी आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। आज बहुत सार्थक चर्चा रही और आगे भी ऐसी करती रहें तो ज़्यादा खुशी होगी। मैं भी हमेशा जुड़ना चाहूँगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का और हमारे सारे दर्शकों का इस मंच पे आने के लिए, अपने महत्वपूर्ण कमेंट्स देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार आप सभी का बहुत बहुत आभार और अभिनंदन। इसके साथ ही मैं आज के इस कार्यक्रम का समापन कर देती हूँ। धन्यवाद। नमस्कार। नहीं नहीं, जस्ट बंद ही की हूँ। इधर ही